हेलो दोस्तों, नोबल बाय जेपीजी में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको दिलचस्प नोबल से आधारित कहानियाँ पेश है। हर कहानी में जीवन, प्रेम, संघर्ष और जीवन की अनोखी कहानी होती है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर बनाने में मदद करता है। अध्याय 251 युद्ध का परिणाम पहले से ही निर्धारित है। अब तुमने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। ऐसा लगता है कि तुम वाकई इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना चाहते हो। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने भी तुम्हारे साथ काफी खेल खेला है। मैं तुम्हें अभी बता दूंगा कि तुम्हारे और मेरे बीच कितनी दूरी है। जैसे ही उसने अपने आसपास ठंडी हवा में घूम रहे भयंकर जानवरों की ओर देखा, चू फैंग के मुंह के कोने से एक ठंडी मुस्कान उभर आई। वह हिला नहीं और उसने केवल धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। देखो, चू फैंग क्या कर रहा है। क्या उसने हार मान ली है? गोंग लुयोन से आने वाले ठंडे बर्फीले वातावरण का सामना करते हुए वह स्थिति को पलटने में असमर्थ है और वह मरने की तैयारी कर रहा है। चू फैंग की हरकतें कुछ लोगों ने देखी और उन्हें लगा कि चू फैंग हार मान लेना चाहता है। लेकिन अगले ही पल उन्हें पता चला कि वे इससे ज्यादा गलत नहीं हो सकते थे। तारानकन फफफ। अचानक चू फैंग ने अपनी बंद आंखें खोलीं। उसी समय उसके शरीर के भीतर से अतुलनीय रूप से शक्तिशाली दबाव फैला और उसने पूरे युद्ध मंच को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसके बाद लड़ाई के मंच पर दबाव बढ़ गया। मंच की सीमा समाप्त हो गई। क्षेत्र के भीतर आकाश और जमीन कांपने लगी और ठंडा बर्फ वातावरण तुरंत टूटकर हवा में गायब हो गया। उसी समय जब ठंडा बर्फीला वातावरण गायब हो गया, गोंग लुयोन भी एक झटके के साथ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। वह जो पहले पागलों की तरह मुस्कुरा रहा था, उसका चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया था। उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। हे भगवान, क्या हुआ? ठंडा बर्फीला वातावरण अचानक क्यों गायब हो गया? वहां आसमान और जमीन को क्या हो रहा है? लड़ाई के मंच के ऊपर हवा क्यों कांप रही है? अचानक हुए इस बदलाव से सभी लोग चौंक गए। वे उस जगह पर दबाव महसूस नहीं कर सकते थे, लेकिन वे अभी भी वह दृश्य देख सकते थे जिसमें हवा कांप रही थी, जैसे कि किसी दबाव ने उस जगह को झुकने पर मजबूर कर दिया हो। भले ही उन्हें पीट पीट कर मार दिया गया हो, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि यह एक मार्शल कौशल था जो कई सालों से खो गया था। ये रैंक 7 मार्शल कौशल था। शून्य ड्रैगन के रोने का ब्लेड जो चू फैंग को शून्य स्कूल से मिला था। पिछले आधे साल से चू फैंग ने हमेशा 100 मोड़ों की घाटी में गहन औषधियों की खोज नहीं की। वह हर दिन राक्षसी जानवरों से लड़ता था और इससे उसकी युद्ध शक्ति बढ़ गई। उसे रैंक 7 मार्शल कौशल ब्लेड ऑफ द वर्ल्ड ड्रैगन्स क्राई की खेती करने का समय भी मिला। जैसे जैसे वह साधना करता गया, उसे अप्रत्याशित रूप से पता चला कि ब्लेड ऑफ द वर्ल्ड ड्रैगन्स क्राई वास्तव में एक बहुत ही रहस्यमय मार्शल कौशल था। साधना की कठिनाई बहुत अधिक थी, लेकिन इसकी शक्ति भी बहुत मजबूत थी। यदि इसमें महारत हासिल की जाती तो ये रैंक 7 मार्शल कौशल नहीं होता, ये रैंक 8 मार्शल कौशल होता। चून की ब्लेड ऑफ द वर्ल्ड ड्रैगन क्राई को विकसित करना काफी मुश्किल था, यहाँ तक कि चू फैंग ने भी इसका केवल पहला चरण वर्ड ही समझा। हालांकि यह केवल पहला चरण था, फिर भी इसमें रैंक 7 मार्शल कौशल की शक्ति थी। उस समय वह शून्य दबाव का इस्तेमाल कर रहा था। निराकार दबाव से कोई भी उस क्षेत्र में जो चाहे कर सकता था। ये किसी भी निराकार हमले या किसी भी आकार के हमले को चकनाचूर कर सकता था। बिना हिले डुले ये दुश्मन को झुकने पर मजबूर कर सकता था और दुश्मन को कुचलकर मार सकता था। ये भावना, ये बिल्कुल भी साधारण दबाव नहीं है, नहीं ये किसी प्रकार का खजाना होगा। इसके चारों ओर मूल शक्ति है, इसलिए यह एक मार्शल कौशल होना चाहिए, एक बहुत ही गहरा मार्शल कौशल। ऐसा लगता है कि यह चू फैंग वास्तव में रैंक 6 मार्शल कौशल को समझता है, और यह एक रैंक 6 मार्शल कौशल है जो ठंडे बर्फ के वातावरण से भी अधिक गहरा है। अंत में तेज नजर वाले लोगों ने देखा कि यह विकृत स्थान चू फैंग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे मार्शल कौशल के कारण था। उस व्यक्ति के बोलने के बाद हंगामा मच गया। हालांकि वे उस क्षेत्र में दबाव महसूस नहीं कर सकते थे, लेकिन विकृत दृश्य को देखकर वे कल्पना कर सकते थे कि मार्शल कौशल कितना मजबूत था। यहाँ तक कि कई बड़े पात्र जो अखाड़े में थे, उन्होंने इसे पहले कभी नहीं सुना या देखा, शिष्यों की तो बात ही छोड़िए। उस पल चू फैंग द्वारा प्रदर्शित की गई शक्ति से सभी पहले से ही पूरी तरह से अचंभित थे। भले ही वे जानते थे कि चू फैंग शक्तिशाली है और वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि चू फैंग की शक्ति उस स्थिति तक पहुंच जाएगी।
वास्तव में मूल क्षेत्र के 7वें स्तर की साधना के साथ उसने गोंग लुयुन को हराया जो गहन क्षेत्र के 4थे स्तर पर था। चू फैंग ने बस एक अभूतपूर्व कार्य किया और एक असंभव चमत्कार बनाया। अरे ये कैसे हुआ? मैं, गोंग लुयु, इस बदमाश से हार गया। ये कैसे संभव है? गोंग लुयुन फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया और भले ही वह अपने पूरे शरीर की शक्ति का उपयोग करते हुए खड़ा होना चाहता था, लेकिन उसके लिए निराकार दबाव से लड़ना असंभव था। इससे वह शक्तिहीन महसूस करने लगा और डर भी गया। पहली बार उसने चू फैंग की शक्तिशाली ताकत को पहचाना, और चू फैंग की शक्तिशाली ताकत कुछ ऐसी थी जिसे वह देखना नहीं चाहता था, खासकर इस समय जब यह उसके अपने जीवन से संबंधित थी। कदम दर कदम वर्तमान चू फैंग गोंग लुयुन की ओर चला गया। जैसे ही उसने गोंग लुयुन को देखा जो उसके सामने घुटनों के बल बैठा था, वह हल्के से मुस्कुराया और कहा, गोंग लुयुन, 1 साल पहले क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम आज मेरे सामने घुटने टेकोगे? हाँ, चू फैंग, अगर तुम मुझे मारना या काटना चाहते हो तो बेझिझक करो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुमने मेरी एक भी उंगली छूने की हिम्मत की तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाओगे। एजियो ड्रैगन स्कूल के लाखों शिष्य मर जाएंगे, यहाँ तक कि आपके वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के कुत्ते के पैर भी आप पर असर डालेंगे और सभी इसी जगह मर जाएंगे। गोंग लुयुन के पास निराकार दबाव के आगे खड़े होने की ताकत नहीं थी। वह केवल चू फैंग के सामने घुटने टेक सकता था। हालांकि न केवल उसने हार नहीं मानी, बल्कि उसने दुर्भावनापूर्ण शब्दों से धमकी भी दी। ओह, अभी भी तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम योग्य हो? अपना सिर जमीन पर पटक दो और अपनी गलतियां स्वीकार करो। अचानक चू फैंग की अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से भयावह हो गई। उसके दिल में जो क्रोध छिपा हुआ था वह सब तुरंत प्रकट हो गया। उस साल उसे जो अपमान सहना पड़ा वह ज्यादा नहीं था, लेकिन उसके परिवार के विनाश की महान घृणा का बदला लेना था। चू फैंग ने गोंग लुयुन के बाल पकड़े और उसे जोर से नीचे धकेल दिया। एक धमाके के साथ गोंग लुयुन का मस्तिष्क अतुलनीय रूप से कठोर जमीन पर जोर से टकराया। जब चू फैंग ने उसका सिर वापस ऊपर खींचा तो उसके माथे से खून बहने लगा। यह मेरे दादाजी के लिए है, यह मेरे पिता के लिए है। लेकिन इतना ही नहीं, चू फैंग ने गोंग लुयुन के बालों को जोर से पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटकते रहे। हर वार के बाद वह चू परिवार के किसी सदस्य का नाम लेता जो मर गया था। इस तरह की दस्तक कई 100 बार दी गई। मरने वाले चू परिवार के सभी सदस्यों के नाम बोलने के बाद भी चू फैंग नहीं रुका, क्योंकि गोंग लुयुन के प्रति नफरत को खत्म करना उसके लिए संभव नहीं था। इतना सब होने के बाद गोंग लुयुन के चेहरे पर कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसे खून और मांस एक साथ मिल गए हों। यहाँ तक कि कठोर जमीन पर एक गहरा गड्ढा बन गया था और उस गड्ढे से अनगिनत दरारें फैल गई थी। उस दृश्य को देखकर लोगों की रूह कांप उठी। चू फैंग की हरकतों से उन्हें पता चल गया कि उन दोनों के बीच कुछ नफरत जरूर है, वरना चू फैंग ने गोंग लुयुन को इस तरह से अपमानित नहीं किया होता। हालांकि उसी समय उनके दिल में एक जवाब था, वह ये कि आज की तय की गई लड़ाई का नतीजा पहले से ही तय था और विजेता चू फैंग था, जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। हालांकि उन्हें अविश्वास महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने वास्तव में सब कुछ व्यक्तिगत रूप से देखा। उन्होंने चू फैंग को गोंग लुयुन को कदम दर कदम दबाते देखा। उनके पास ये स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि जब गोंग लुयुन घुटनों के बल बैठा था और जब उसका सिर लगातार जमीन पर पटक रहा था, चू फैंग एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति था, एक भयानक राक्षस, इस हद तक कि वह लोगों की कल्पना से परे था। निश्चित रूप से भविष्य में ऐसा व्यक्ति छोटे एजियो ड्रैगन स्कूल तक ही सीमित नहीं रहेगा। उस युवक में भविष्य में 9 प्रांतों के महाद्वीप में बिना किसी बाधा के घूमने की क्षमता थी। उसी क्षण शिष्यों ने चू फैंग की ओर श्रद्धा की दृष्टि डालना शुरू कर दिया। अन्य विद्यालयों के शीर्ष शिष्य भी अपवाद नहीं थे, वे चू फैंग की भयावह युद्ध शक्ति की प्रशंसा करते थे। जहां तक स्कूल प्रमुखों और अन्य स्कूलों के बुजुर्गों की बात है, वे एजियो ड्रैगन स्कूल की अंतहीन प्रशंसा करते हैं क्योंकि ऐसा उत्कृष्ट शिष्य सामने आया है। जब तक चू फैंग वहां था, भविष्य का एजियो ड्रैगन स्कूल बिल्कुल भी इतना अज्ञात और शांत नहीं होगा जितना अभी है। जल्दी या बाद में यह एजियो प्रांत में एक विशाल शिखर बन जाएगा और शायद चू फैंग के साथ यह अपने समृद्ध अतीत में भी लौट सकता है। अध्याय 252 नियम तोड़ना। गोंग लुयुन, मैं तुम्हारे प्रति नफरत को खत्म नहीं कर सकता, भले ही मैं तुम्हें 10,000 बार मार डालूं, क्योंकि तुमने मेरे चू परिवार को मारकर जो बुराइयां की हैं। तुम अकेले मेरे प्रति अपनी नफरत को खत्म नहीं कर सकते।
मैं तुम्हारे साथ जुड़े सभी लोगों को भी तुम्हारे साथ खत्म कर दूंगा। चू फैंग ने कहा। उसने गोंग लुयुन के बालों को कसकर पकड़ लिया और उसके खून से लथपथ और विकृत चेहरे को देखा। भले ही वर्तमान गोंग लुयुन असामान्य रूप से भयावह लग रहा था, लेकिन ये चू फैंग के चेहरे पर उग्रता के बराबर नहीं था। वह गुस्सा जो उसने बहुत दिनों से अपने दिल में दबा रखा था, आज सब उभर आया। ये सचमुच कुछ सरल शब्दों या कुछ लोगों की हत्या से दूर नहीं किया जा सकता था। खून का कर्ज खून से चुकाया जाना चाहिए। स्वाभाविक रूप से चू परिवार के विनाश के खून का कर्ज कई बार चुकाया जाने वाला था। इसकी कीमत गोंग लुयुन के सभी रिश्तेदारों को चुकानी होगी, और चू फैंग चाहता था कि वे सभी उसके साथ मर जाएं। हो, चू फैंग, तुम सच में अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? अगर तुम्हें लगता है कि तुम मार सकते हो, तो आगे बढ़ो और कोशिश करो। गोंग लुयुन वास्तव में मुस्कुराया, और उसकी मुस्कान आत्मविश्वास से भरी थी। तुम्हें लगता है कि मैं नहीं कर सकता? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कर सकता हूँ या नहीं। चू फैंग ने अपना पैर ऊपर उठाया और उसने गोंग लुयुन के जबड़े पर लात मारी। जोरदार ताकत से गोंग लुयुन हवा में उछल गया और कुछ झटकों के बाद वह वापस नीचे गिर गया। आह! वापस नीचे उतरने के बाद गोंग लुयुन बुरी तरह चिल्लाया। चू फैंग की लात से उसका जबड़ा टूट गया और दर्द असहनीय हो गया। हम उसी समय चू फैंग ने अपना पैर उठाया और गोंग लुयुन की बांह पर ठोकर मारी। उसने अपना दाहिना हाथ कस लिया और उसके हाथ में एक सुनहरे रंग का बड़ा चौपा ब्लेड जम गया। उसका चेहरा भयावह था और उसके मुंह के कोने पर एक दुष्ट ठंडी मुस्कान थी। उसने गोंग लुयुन को देखा और उदासीनता से कहा, तुमने कहा था कि अगर मैंने तुम्हारी एक उंगली छूने की हिम्मत की तो क्या होगा? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी 5 उंगलियां छू लूंगा। फुसफुसाहट बोलने के बाद चू फैंग के हाथ में बड़ा ब्लेड एक सुनहरे धब्बे के रूप में बन गया और यह गोंग लुयुन के हाथ पर आ गिरा, जिससे उसकी 5 उंगलियां जबरन कट गईं। आह! टिल्ड 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 टिल्ड। उंगली कटने के दर्द से गोंग लुयुन, जो अभी शांत हुआ था, फिर से बुरी तरह चीखने लगा। कहावत है कि 10 उंगलियां दिल से जुड़ी होती हैं। वह दर्द निश्चित रूप से सामान्य लोगों के लिए कल्पना से परे था। गोंग लुयुन जैसे व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात उंगलियों का महत्व था। वह अपनी 5 उंगलियों को कटवाकर इसे सहन नहीं कर सकता था। उसके लिए संभवतः उसके दिल में होने वाला दर्द उसके शरीर के दर्द से ज्यादा था। वर्तमान गोंग लुयुन अब और बोल नहीं सकता था। वह केवल दर्द में लगातार चीख सकता था, लेकिन उसकी आंखों में हर जगह हत्या की मंशा बह रही थी और ठंडी निगाहें उमड़ रही थीं। उसने चू फैंग को बुरी तरह घूरा, मानो कह रहा हो, तुम मर चुके हो। तुम मर चुके हो। तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत की। तुम बिल्कुल मर चुके हो। क्या तुम्हें ये बहुत पसंद है? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें बिना उंगलियों वाला व्यक्ति बना दूंगा। हालांकि क्या चू फैंग उससे डरेगा? उसके हाथ में बड़ा ब्लेड फिर से कट गया और गोंग लुयुन के दूसरे हाथ की बाकी 5 उंगलियां फिर से कट गईं। हे भगवान! ये मंच पर जो दृश्य था, उसे देखकर सभी की रूह कांप उठी। हालांकि उन्हें पता था कि कौन जीता और कौन हारा और नतीजा पहले ही तय हो चुका था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि चू फैंग ने गोंग लुयुन को जल्दी से नहीं मारा। इसके बजाय उसने धीरे धीरे भीड़ के सामने गोंग लुयुन के शरीर को नष्ट कर दिया। गोंग लुयुन के लिए यह न केवल शारीरिक यातना थी, यह मानसिक यातना भी थी। हालांकि वह गोंग लुयुन एजोर प्रांत में एक बहुत बड़ा किरदार था, चू फैंग केवल एजोर ड्रैगन स्कूल में ही प्रसिद्ध था। वास्तव में एजोर प्रांत में वह एक अनजान छोटा किरदार था। हालांकि उस समय उसके जैसे बड़े किरदार, जिसे वह खुद असाधारण मानता था, को चू फैंग जैसे छोटे किरदार द्वारा बर्बाद किया जा रहा था। उसके लिए ये निस्संदेह सबसे बड़ा अपमान था। चू फैंग के तरीके वाकई क्रूर हैं। अगर आज का मामला फैल गया तो गोंग लुयुन के लिए एजोर प्रांत में फिर से अपना सिर उठाना संभव नहीं होगा। अगर मुझे कुछ कहना होता तो मैं यही कहता कि यह चू फैंग बहुत पागल है। क्या वह गोंग तियानपिंग के बारे में भूल गया है? क्या वह लिन रेन के बारे में भूल गया है? क्या वे लोग चू फैंग को गोंग लुयुन को इस तरह परेशान करने देंगे और वे इसे अनदेखा कर देंगे? आज लिन रेन यहाँ भी नहीं है। हालांकि गोंग तियानपिंग वास्तव में मजबूत है। क्या आपने वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के बड़े किरदारों को नहीं देखा है? अगर गोंग तियानपिंग नियमों को तोड़ने और हस्तक्षेप करने की हिम्मत करता है, तो मुझे लगता है कि उसे यह जांचने की जरूरत होगी कि उसके पास क्या है और क्या वह वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के लोगों को नाराज करने में सक्षम है या नहीं। उसी क्षण देखने वाले लोग उलझन में पड़ गए। जब युद्ध उस स्थिति में पहुंचा
तो लोग ये देखने के लिए उत्सुक थे कि इसका अंत कैसे होगा और क्या दो प्रतिभाशाली लोगों के पीछे की दो विशाल शक्तियां कोई कार्रवाई करेगी या नहीं। कई लोग एक अच्छे शो की प्रतीक्षा कर रहे थे और वे दोनों प्रतिभाशाली लोगों के पीछे छिपी शक्तियों से सुरक्षा की आशा कर रहे थे। हालांकि कुछ लोगों को लगा कि यह असंभव भी है। हालांकि दोनों शक्तियां बहुत शक्तिशाली थीं, ठीक इसलिए क्योंकि उनका दर्जा ऊंचा था, वे जीवन और मृत्यु की लड़ाई के नियमों को अनदेखा और तोड़ नहीं सकते थे। आज की व्यवस्थित लड़ाई में केवल चू फैंग और गोंग लुयुन ही मुख्य पात्र थे। बाकी सभी केवल किनारे पर खड़े दर्शक थे। लेकिन कुछ लोगों को ये भी लगा कि परिवार की स्नेह के लिए कुछ भी संभव है। गोंग तियानपिंग अपने बेटे को मरते हुए देखकर न केवल उसे घूरेगा बल्कि उसे बचाएगा भी नहीं। जब तक चू फैंग वास्तव में मारने का इरादा रखता है, भले ही गोंग तियानपिंग अपनी जान दे दे, वह कार्रवाई करेगा। जहां तक लिन रान का सवाल है, वह गोंग लुयुन से इतना प्यार करता था कि उसने किलिन राजकुमार के महल से सभी अद्वितीय मार्शल कौशल गोंग लुयुन को दे दिए। वह कैसे केवल देख सकता था और कुछ नहीं कर सकता था जब उसके पालक पोते को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था और मारा जा रहा था। रुकना। अंत में मेहमानों की देखने वाली सीटों में से एक निश्चित क्षेत्र से एक गुस्से भरी चीख निकली। उसके बाद बड़ी संख्या में लोग उन सीटों से उठे और लड़ाई के मंच की ओर बढ़े। वे लोग बिल्कुल काले कछुए शहर के लोग थे और जो व्यक्ति चिल्ला रहा था वह गोंग लुयुन का पिता, काले कछुए शहर का नगर स्वामी गोंग तियानपिंग था। हुश हुश हुश। जिस समय काले कछुए शहर के लोग आगे बढ़े, उसी समय झूगी लियुन और 6 रक्षक भी अचानक देखने वाली सीटों से नीचे उतरे और काले कछुए शहर की सेना के सामने रुक गए। गोंग तियानपिंग, ये जीवन और मृत्यु का चरण है। इस स्थान पर जीवन और मृत्यु स्वयं पर निर्भर होंगे और कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अपने वर्तमान कार्यों से क्या आप नियम तोड़ने की योजना बना रहे हैं? झूगी लियुन ने जोर से पूछा। तुम्हारे ये नियम बेकार हैं। आज मैं अपने बेटे को ले जाऊंगा। जो भी मुझे रोकेगा मैं उसे मार डालूंगा और मैं भगवान को भी मुंह नहीं दिखाऊंगा। हालांकि गोंग तियानपिंग ने मानो सारी समझदारी खो दी थी। उसने अपनी बड़ी आस्तीन लहराए और तेज हवा ने झूगी लियुन और 6 रक्षकों को उड़ा दिया। वह वाकई गोंग लुयुन को ले जाने के लिए दृढ़ था, चाहे कुछ भी हो। लेकिन इसके तुरंत बाद आसमान से हल्की हवा आने लगी और धीरे धीरे झूगी लियुन और हवा में मौजूद अन्य लोग जमीन पर उतर आए और उन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। देखो क्या हो रहा है। अचानक हुए इस दृश्य को देखकर हर कोई हैरान रह गया। यहाँ तक कि गोंग तियानपिंग भी हैरान रह गया, क्योंकि स्पष्ट रूप से वहाँ एक विशेषज्ञ था जिसने झूगी लियुन और अन्य लोगों को बचाया था। उस पल सभी ने अपनी नज़रें वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के लोगों की ओर डाली, लेकिन उन्होंने पाया कि लोगों का समूह अभी भी वहीं बैठा हुआ था जहां वे थे और वे हिले भी नहीं थे। उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वे अपने सामने चल रहे मामले में हस्तक्षेप करने की योजना नहीं बना रहे थे। जब हर कोई यह अनुमान लगा रहा था कि झूगी लियुन और अन्य लोगों की मदद किसने की, उस क्षेत्र में एक वृद्ध आवाज गूंजी। गोंग तियानपिंग, यदि आप मेरे एजो ड्रैगन स्कूल के नियमों की अनदेखी करना चाहते हैं तो यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप सक्षम हैं या नहीं। अध्याय 253, स्कूल प्रमुख का आगमन। इतनी शक्तिशाली आवाज ने सफलतापूर्वक सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जब उन्होंने उस व्यक्ति की ओर अपनी निगाहें डाली तो वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया, खास तौर पर एजो ड्रैगन स्कूल के मुख्य शिष्य और मुख्य बुजुर्ग। उनके चेहरे आश्चर्य से भरे हुए थे और उनके हाव भाव बहुत ही अद्भुत थे। कोने से एक जानी पहचानी शख्सियत धीरे धीरे चल रही थी, एक बूढ़ा आदमी जिसके सिर पर बहुत कम बाल थे और उसकी पीठ ऊंट की तरह थी। उसके कपड़े बहुत ही मैले कुचले थे और उसका रूप भी बहुत भद्दा था। हालांकि उस पल उसके शरीर से गहन क्षेत्र के 7वें स्तर की आभा निकली। वह व्यक्ति था जिसने उस दिन गोंग लुयुन से चू फैंग को बचाया था। एल्डरली, ये वह कैसे हो सकता है? वह गहन क्षेत्र के 7वें स्तर का विशेषज्ञ है। उस समय दूसरों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि चू फैंग भी, जिसे एल्डरली ने पहले बचाया था, बहुत आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि एजो ड्रैगन स्कूल में प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाले एक एल्डर के पास इस तरह की ताकत थी। कुछ प्रथम श्रेणी के स्कूल प्रमुखों के पास उस स्तर की साधना भी नहीं थी। आप कौन हैं? स्वाभाविक रूप से गोंग तियानपिंग ने एल्डरली को नहीं पहचाना, लेकिन एल्डरली के शरीर से निकलने वाली आभा ने उसे गंभीरता से इलाज करने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि वे दोनों ही गहन क्षेत्र के 7वें स्तर पर थे, लेकिन एल्डरली के शरीर पर आभा अधिक मोटी थी। ये देखा जा सकता था कि बूढ़ा व्यक्ति पहले से ही लंबे समय से उस क्षेत्र में कदम रख चुका था।
मैं ली झानकिंग हूँ, एल्डरली ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। क्या ली झानकिंग, क्या यह एजियो ड्रैगन स्कूल के प्रमुख का नाम नहीं है? क्या इसका मतलब यह है कि यह एल्डरली मेरे एजियो ड्रैगन स्कूल का प्रमुख है? लेकिन एक स्कूल प्रमुख के रूप में वह एक एल्डर क्यों बन गया जो प्रवेश द्वारों की रखवाली करता था? एल्डरली के बोलने के बाद एजियो ड्रैगन स्कूल के लोगों की तो बात ही छोड़िए, बाहरी लोग भी बेहद हैरान रह गए। एजियो ड्रैगन स्कूल का मुखिया एक बहुत ही रहस्यमय व्यक्ति था। बहुत कम लोगों ने उसका असली रूप देखा और वह भी बहुत कम ही बार खुद को दिखाता था। हालांकि लोगों को पता था कि उसका एक नाम था और वह था ली झानकिंग। वह वास्तव में हमारे एजियो ड्रैगन स्कूल के स्कूल प्रमुख हैं। कुछ और असाधारण शिष्यों को खोजने के लिए वह हमेशा स्कूल प्रमुख के उच्च पद पर नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने अपनी पहचान छिपाए और एजियो ड्रैगन स्कूल के मुख्य क्षेत्र के प्रवेश द्वार के लिए एक बड़े रक्षक की स्थिति ले ली। उस दिन गोंग लुयुन चूफैंग को मारना चाहता था, इसलिए उसने व्यक्तिगत रूप से इसे रोका। दोनों के बीच आयोजित लड़ाई को भी 1 साल पहले उसने ही देखा था। ठीक उसी समय 6 रक्षकों की बूढ़ी महिला बोली। बाकी 5 लोगों के चेहरे पर कोई आश्चर्य की अभिव्यक्ति नहीं थी और जुगे लियुन भी मन मन मुस्कुरा रहे थे। ये देखा जा सकता था कि कई लोग पहले से ही एल्डरली की असली पहचान जानते थे। उस दृश्य को देखकर सभी को एल्डरली की पहचान पर भी विश्वास हो गया। हालांकि और भी लोग चौंक गए क्योंकि एजियो ड्रैगन स्कूल का प्रमुख गहन क्षेत्र के 7वें स्तर का विशेषज्ञ था। उस ताकत के साथ ये निश्चित रूप से एजियो ड्रैगन स्कूल को प्रथम श्रेणी का स्कूल बना सकता था। तो ये पता चला कि एजियो ड्रैगन स्कूल शुरू से ही दूसरे दर्जे का स्कूल नहीं था। हाँ, इस विषय पर मुझे भी 1 साल पहले की लड़ाई में घसीटा गया था। उस दिन मैंने शर्त लगाई थी कि चूफैंग जीतेगा, इसलिए गोंग लुयुन ने कहा कि जब तक वह जीतता है चूफैंग और मुझे उसके सामने घुटने टेकने होंगे और स्वीकार करना होगा कि हम गलत थे। मुझे भी इस बात की चिंता थी। आखिरकार मैं अभी भी इस स्कूल का प्रमुख हूँ। अगर मुझे अपने ही स्कूल के किसी शिष्य के सामने घुटने टेककर अपनी गलती स्वीकार करनी पड़े तो मैं सच में अपना सम्मान खो दूंगा। लेकिन सौभाग्य से चूफैंग ने मुझे निराश नहीं किया। अपनी पहचान उजागर होते देख एल्डरली ने कुछ भी छिपाने की जहमत नहीं उठाई। हल्की मुस्कान के साथ और अपनी थोड़ी पर अपनी सूखी दाढ़ी के कई धागों को सहलाते हुए उन्होंने तय युद्ध की शुरुआत के बारे में मजाक किया। ली झानकिंग, एक स्कूल के प्रमुख के रूप में आप चीजों को इतने अनुचित तरीके से संभालते हैं। आप इस तरह चूफैंग की ओर झुकते हैं और मेरे बेटे को दबाने के लिए मिलकर काम करते हैं। क्या आपको लगता है कि आप एक स्कूल के प्रमुख होने के योग्य भी हैं? ली झानकिंग को अपने बेटे के बारे में इस तरह से बात करते हुए देखकर गोंग तियानपिंग ने ली झानकिंग की नाक की ओर इशारा किया और गुस्से से डांटा। क्या मैं अन्याय हूँ? उस दिन अगर मैं बाहर नहीं आता तो आपका बेटा मेरे एजियो ड्रैगन स्कूल के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को मार देता। आज कोई भी मेहमान इस प्रतिभाशाली व्यक्ति की भव्यता को नहीं देख पाएगा। गोंग तियानपिंग, मैंने आपके बेटे द्वारा किए गए हर एक काम को देखा है। मैंने उसकी प्रतिभा के कारण उसे नंबर 1 शिष्य के रूप में नामित किया। हालांकि उसका चरित्र वास्तव में मेरे दिल को ठंडा कर देता है। हालांकि इस दुनिया में किसी की साधना अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका चरित्र उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। अन्यथा चाहे आपकी साधना कितनी भी मजबूत क्यों न हो जाए, ये दुनिया के लिए केवल हानिकारक ही होगी। गोंग तियानपिंग, गोंग लुयुन के पिता के रूप में क्या आपको नहीं लगता कि आपने अपने बेटे को अनुचित होना सिखाया है? और क्या आपको नहीं लगता कि आपके बेटे ने गंभीर पाप किए हैं? ली झानपिंग ने प्रति प्रश्न किया। ये तुम्हारा क्षेत्र है, इसलिए तुम जो भी कहोगे वो उचित होगा। मैं तुम पर अपने शब्द व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। जल्दी से मेरे बेटे को जाने दो, वरना मेरा काला कछुआ शहर तुम्हारे एजियो ड्रैगन स्कूल से खत्म नहीं होगा। गोंग तियानपिंग गुस्से से चिल्लाया। इसके बारे में सोचना भी मत। ये जीवन और मृत्यु की लड़ाई मैंने खुद देखी है। जो हारेगा वही मरेगा। चूफैंग, गोंग लुयुन धर्मी नहीं है, इसलिए तुम्हें दयालु होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो। ली झानकिंग ने गोंग तियानपिंग को अपनी आंखों में भी नहीं देखा। उसने चूफैंग की ओर हाथ हिलाया और उसे गोंग लुयुन को मारने का इशारा किया। हाँ सर, चूफैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। उसने अपने हाथ में सुनहरे रंग का ब्लेड उठाया और उसने गोंग लुयुन की गर्दन काटने का इशारा किया। अगर तुमने मेरे बेटे को छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें पहले मार डालूंगा। ये देखकर गोंग तियानपिंग की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई और उसने गहन क्षेत्र के 7वें स्तर की अपनी साधना को विस्फोट कर दिया।
गहन शक्ति की परतें फैलती रहीं और इसने चू फैंग पर हमला किया जो लड़ाई के मंच पर था। धमाका। हालांकि जैसे ही गहन शक्ति जो ज्वार की तरह थी, वह पूरी तरह से गहन शक्ति की एक और लहर द्वारा निगल ली गई और इसे वापस रोक लिया गया। अगर तुमने मेरे स्कूल के शिष्य को छूने की हिम्मत की तो जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। ये पता चला कि ली झानकिंग ने ये किया था। उसने न केवल गोंग तियानपिंग के हमले को रोका, बल्कि उसने अपने शरीर से असीम गहन शक्ति को गोंग तियानपिंग और कई ब्लैक टॉर्टोइसिटी विशेषज्ञों की ओर धकेल दिया और उन सभी पर एक साथ हमला किया। तुम बूढ़े कमीने, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे एजियो ड्रैगन स्कूल को ध्वस्त कर दूंगा। गोंग तियानपिंग भी पूरी तरह से गुस्से में था। उसने अपने दांत पीसते हुए ली झानकिंग की ओर झपट्टा मारा और उसी समय उसके पीछे ब्लैक टॉर्टोइसिटी की सेना ने भी एक साथ हमला किया। उस समय जुगिलियुन और 6 रक्षक मूल रूप से मदद करना चाहते थे, लेकिन उनके विचार व्यर्थ हो गए क्योंकि ली झानकिंग ने उन पर हाथ हिलाया और कहा, मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद एक साधारण काले कछुए शहर के खिलाफ पर्याप्त हूँ। ली झानकिंग के बोलने के बाद तुरंत ही हंगामा मच गया। कई लोगों को तो ये भी संदेह था कि वह शेख ही बघार रहा था। आखिरकार वह भी गहन क्षेत्र के केवल 7वें स्तर पर था और साधना के मामले में वह गोंग तियानपिंग के बराबर था। एक अकेला गोंग तियानपिंग उसके खिलाफ लड़ सकता था, तो वह किस आधार पर पूरे काले कछुआ शहर के खिलाफ लड़ने जा रहा था। हालांकि बाद में जिन लोगों को संदेह था उन्हें पता चला कि वे गलत थे। एल्डरली के पास बहुत सुंदर मार्शल कौशल नहीं था, लेकिन हर एक वार और शैली काफी बोल्ड थी। वह मजबूत शक्ति उत्सर्जित करता था और जैसा कि उसकी गहन शक्ति उसके द्वारा नियंत्रित की जा रही थी, कभी कभी ये हमलों को रोकने के लिए एक पर्दा बना देती थी और कभी कभी ये दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए तेज ब्लेड बनाती थी। बूढ़ा आदमी जो यह एहसास दिलाता था कि वह हवा के खिलाफ भी नहीं लड़ सकता, वास्तव में काले कछुआ शहर के कई विशेषज्ञों को दूर रखने के लिए अपनी शक्ति पर निर्भर था और उसकी उपस्थिति को देखकर वह बहुत ही लापरवाह लग रहा था और ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वह किसी भी ताकत का उपयोग कर रहा था। अध्याय 254 महान सेना का आगमन। एजियो ड्रैगन स्कूल का प्रमुख इतना शक्तिशाली है। उस समय आसपास के दर्शकों के चेहरों पर हैरानी के अलावा हैरानी ही थी। दूसरे दर्जे के स्कूलों के लोगों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि ब्लैक टॉर्टोइसिटी के साथ आए पहले दर्जे के स्कूल प्रमुख भी शांत नहीं रह सके, क्योंकि ली झानकिंग ने जो ताकत दिखाई थी वह उनसे पूरी तरह बेहतर थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एजियो ड्रैगन स्कूल के भीतर इतना उच्च स्तरीय चरित्र छिपा हुआ है। उसकी साधना के साथ एजियो ड्रैगन स्कूल निस्संदेह प्रथम श्रेणी के स्कूलों की श्रेणी में प्रवेश कर सकता है। हाँ, ये ली झानकिंग काफी प्रभावशाली है। तो ऐसा लगता है कि उसने 1 साल पहले ही चू फैंग जैसा अच्छा अंकुर खोज लिया था। अभी चू फैंग की खातिर ली झानकिंग ने गोंग परिवार से लड़ने का फैसला किया है। हालांकि यह सतह पर उचित नहीं लगता है, लेकिन वास्तव में यह एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। वह सब कुछ चू फैंग पर डाल रहा है। इस तरह चू फैंग की मदद करके स्वाभाविक रूप से चू फैंग अंतहीन रूप से प्रभावित महसूस करेगा, और जब तक चू फैंग अच्छी तरह से विकसित हो सकता है तब तक एजियो ड्रैगन स्कूल भी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। आप सही कह रहे हैं। तो ये पता चला है कि एजियो ड्रैगन स्कूल के भीतर न केवल चू फैंग जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति दिखाई दिया, बल्कि ली झानकिंग जैसा एक बूढ़ा राक्षस भी था। ऐसा लगता है कि एजियो ड्रैगन स्कूल का बहुत बड़ा उदय होना तय है और एजियो प्रांत में एक और उत्कृष्ट प्रथम श्रेणी का स्कूल दिखाई देगा। ली झानकिंग की ताकत और तरीके सभी ने देखे, इसलिए सभी को लगा कि चू फैंग और ली झानकिंग, एक युवा राक्षस और एक बूढ़ा राक्षस, एजियो ड्रैगन स्कूल में दिखाई दिए, इसलिए स्कूल निश्चित रूप से रैंक में तेजी से ऊपर उठने वाला था। विभिन्न शक्तियों को एजियो ड्रैगन स्कूल का पुनर्मूल्यांकन करना था ताकि वे गुप्त रूप से गणना कर सके कि एजियो ड्रैगन स्कूल से दोस्ती करनी है या नहीं। उन्हें ये तय करना था कि उन्हें ऐसा करना चाहिए या नहीं, इससे पहले कि यह पूरी तरह से शक्तिशाली हो जाए और इससे पहले कि इसकी क्षमता को कई लोगों द्वारा खोजा जाए। तारांकन वार टिल्ड 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 टिल्ड। लेकिन ठीक उसी समय मैदान के बाहर से एक असामान्य रूप से तेज और स्पष्ट हॉर्न की आवाज सुनाई दी। वह आवाज बहुत तेज थी। ये चीख की तरह थी, फिर भी एक ड्रैगन की चीख की तरह थी। इससे निकलने वाले वातावरण में असीम विस्मय था और यहाँ तक कि आसमान भी कांप उठा। यह आवाज ये किलिन राजकुमार के भवन से आने वाला किलिन हॉर्न है। अचानक एक प्रथम श्रेणी का स्कूली शिष्य आश्चर्य से चिल्लाया, क्या तुमने किलिन राजकुमार की हवेली से किलिन हॉर्न के बारे में कहा?
क्या ये वह हॉर्न नहीं है जो केवल तब बजाया जाता है जब किलिन राजकुमार की हवेली में कोई आपात स्थिति होती है या जब वे हमला करते हैं? क्या किलिन राजकुमार की हवेली से लोग आए हैं? ये शब्द कहे जाने के बाद भीड़ में अफरा तफरी मच गई। किलिन राजकुमार का महल क्या था? यह एजोर प्रांत का असली अधिपति था, और यहाँ तक कि लिंग्यून स्कूल भी उन्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि किलिन राजकुमार के महल के पीछे एक बहुत बड़ा राक्षस था। रंबल 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 रंबल, तुरही बजते ही पूरा पहाड़ हिलने लगा। ढलानों से बड़ी बड़ी चट्टानें लुढ़कने लगी और पहाड़ की तलहटी में लोगों और घोड़ों का एक बड़ा समूह आ रहा था। ये बूढ़ा आदमी सचमुच आया था। उस पल चू फैंग ने भी हल्के से भौहें सिकुड़ी। उसने गोंग लुयुन को अभी तक कुछ नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि गोंग लुयुन के पीछे सबसे मजबूत आदमी आ चुका है। जहां तक गोंग लुयुन की बात है, उस समय वह बुरी तरह घायल और चोटिल था। वह बोल भी नहीं पा रहा था, लेकिन जब उसने हॉर्न की आवाज सुनी तो उसके मुंह के कोने पर एक शांतिपूर्ण मुस्कान तैर गई। दरअसल सुनहरी रोशनी की कतारें लुढ़कती धूल को घेरने लगीं। जब उन्होंने चमकदार सुनहरी रोशनी को रोका तो लोगों को पता चला कि वहां वाकई लोग और घोड़ा थे। वहां कई हजार लोग थे। सभी ने सुनहरे रंग का कवच पहना हुआ था, और कवच के सीने वाले हिस्से पर एक आक्रामक किलिन बना हुआ था। वे जिन घोड़ों पर सवार थे उन पर भी सुनहरे रंग का कवच था। वे बहुत ही सुव्यवस्थित थे। वे एक विशाल संरचना में आगे बढ़े और उन्होंने एक भयावह वातावरण का उत्सर्जन किया। लोगों और घोड़ों का वह समूह वास्तव में एजोर प्रांत किलिन राजकुमार के महल का असली अधिपति था। वे किलिन राजकुमार की हवेली से हैं। क्या वह व्यक्ति जो किलिन राजकुमार की हवेली में लिन कबीले से प्रमुख प्रबंधक का नेतृत्व कर रहा है, वह भगवान लिन रैन नहीं है? ये वास्तव में वही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके जैसा कोई भी व्यक्ति इस व्यवस्थित युद्ध में आएगा। बेशक उसे आना ही चाहिए। क्या तुम्हें नहीं पता कि लिन रैन गोंग लुयुन से कितना प्यार करता है? एक अच्छा शो आने वाला है। मुझे आश्चर्य है कि लिन रैन के चेहरे पर क्या भाव होगा जब वह अपने प्यारे पालक पोते के साथ इस तरह दुर्व्यवहार होते देखेगा। लिन रैन के शरीर पर स्वर्ण कवच और उसके नीचे का घोड़ा किलिन राजकुमार के महल के अन्य लोगों की तुलना में अलग नहीं था। हालांकि जब वह वहां खड़ा था तो उसके पूरे व्यक्तित्व का वातावरण पूरी तरह से अलग था। यह उसकी साधना से नहीं था, ये वह वातावरण था जो उसके अपने शरीर से निकलता था। भले ही उनके जैसा व्यक्ति आम लोगों के बीच खेती न करता हो, फिर भी वह नेता बन सकता है। उनमें जन्मजात असाधारण नेतृत्व क्षमताएं थीं और एक असाधारण माहौल था। उस समय लिन रैन ने गोंग लुयुन को देखा जो लड़ाई के मंच पर था। उसकी बर्फ सफेद तलवार जैसी भौहें थोड़ी ऊपर उठी और उसके दिल में पहले से ही आग की लपटें दिखाई देने लगीं। यह उसका पालक पोता नहीं था, यह उसका अपना बेटा था। लिन रैन को गुस्सा क्यों नहीं आया जब उसने देखा कि उसके अपने बेटे को इतनी बुरी तरह पीटा गया? हालांकि उसने सहन किया। उसने तुरंत कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने अभी भी अतिथि देखने वाली सीटों में एक निश्चित क्षेत्र में अज्ञात विश्व आत्मवादियों के एक समूह को देखा था। स्वाभाविक रूप से वह लिन रैन विश्व आत्मा संघ के लोगों को पहचानता था। उस समूह के सामने उसने बेतहाशा कार्य करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर उसने विश्व आत्मा संघ को नाराज किया तो पूरे किलिन राजकुमार की हवेली भी प्रभावित होगी। लड़ाई के मंच पर मेरा दोस्त, क्या आप चू फैंग हैं? अपनी भावनाओं को व्यवस्थित करने के बाद लिन रैन बोला। मैं हूँ, चू फैंग ने जवाब दिया। दोस्त, तुम बहुत अच्छे हो कि मेरे पोते को उसके राज्य में जाने के लिए मजबूर कर सकते हो। लिन रैन मुस्कुराया, फिर लिन झांगकिंग से पूछा, भाई, क्या आप ये जो ड्रैगन स्कूल के प्रमुख हैं? ली झांगकिंग। मैं हूँ। किलिन राजकुमार के महल की सेना के प्रकट होने के बाद लिंग झांगकिंग ने काले कछुए शहर के लोगों के साथ लड़ना बंद कर दिया। स्कूल प्रमुख ली, सच में जैनरेन अपना रूप नहीं दिखाते, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप गहन क्षेत्र के 7वें स्तर के विशेषज्ञ होंगे। अपनी साधना के साथ आप एक आवेदन भेज सकते हैं ताकि ये जो ड्रैगन स्कूल एक प्रथम श्रेणी का स्कूल बन जाए। कल आप आवेदन करने के लिए लोगों को किलिन राजकुमार के महल में भेज सकते हैं। मैं इसे स्वीकृत करने के लिए जिम्मेदार रहूंगा, और मैं आपके एजो ड्रैगन स्कूल को प्रथम श्रेणी के स्कूलों की सूची में जोड़ सकता हूं। लिन रैन मुस्कुराया, लेकिन उसके लहजे में धमकी के कुछ संकेत थे। वह ली झांगकिंग को गुप्त रूप से संकेत दे रहा था। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, वह अभी भी अपने किलिन राजकुमार की हवेली से बहुत दूर रहेगा। एजो ड्रैगन स्कूल प्रथम श्रेणी का स्कूल बन पाएगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि लिन रैन इसे मंजूरी देता है या नहीं। एजो ड्रैगन स्कूल पर्याप्त ठोस नहीं है,
इसलिए मैं प्रथम श्रेणी की स्कूल होने का खिताब नहीं लेना चाहता। इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है महामहिम। ली झान किंग ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो किसी भी मामले से डरते हो, क्योंकि वह उदासीनता से मुस्कुरा रहे थे। लेकिन वास्तव में वह लिन रैन को बता रहे थे कि उन्हें प्रथम श्रेणी के स्कूलों के खिताब में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए उन्हें उसे धमकाने के लिए इसका इस्तेमाल करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हाँ, स्कूल हेडली, आप वास्तव में एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। ऐसा लगता है कि मैं, लिन रैन, नाक में दम कर रहा हूँ। लिन रैन हंसा, फिर उसने चू फैंग की ओर देखा और कहा, मेरे दोस्त चू फैंग, नफरत और भी बढ़ती जाएगी। तुम्हारे मन में लुयोन के लिए कोई गहरी नफरत नहीं है, और उस साल तुमने सिर्फ किसी छोटी सी बात के लिए ये लड़ाई आयोजित की थी। जब तक कोई जीवित रहता है और कोई मरता है, तब तक वास्तव में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने पहले ही काफी कुछ सीखा दिया है और यह काफी है। क्यों न तुम मुझे कुछ इज्जत बेचकर उसे छोड़ दो। हो, लिन रैन की बातें सुनने के बाद चू फैंग पहले तो मजाकिया अंदाज में हंसा, फिर उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, क्या परिवार के विनाश की नफरत कोई छोटी बात है? क्या परिवार का विनाश? चू फैंग के बोलने के बाद ऐसा लगा जैसे झील में एक बड़ा पत्थर फेंका गया हो और भीड़ में कोलाहल मच गया। अध्याय 255 गोंग लुयोन का सिर कलम करना। परिवार विनाश से घृणा। वास्तव में क्या हुआ? चू फैंग और गोंग लुयोन के बीच परिवार विनाश से गहरी घृणा है। मुझे पता है। मैंने सुना है कि लगभग आधे साल पहले गोल्डन पर्पल सिटी में एक बहुत ही दुखद नरसंहार हुआ था। एक ही रात में गोल्डन पर्पल सिटी में हर कोई पूरी तरह से खत्म हो गया था। चू फैंग के परिवार के लिए संयोग से वे लोग थे जो गोल्डन पर्पल सिटी में सबसे बुरी तरह से मरे थे। चू परिवार के लगभग हर एक सदस्य का सिर काट दिया गया और लोगों को डराने के लिए उनके सिर लटका दिए गए। तदनुसार गोल्डन पर्पल सिटी में खून के शब्द भी लिखे गए थे और इसमें कहा गया था कि गोल्डन पर्पल सिटी में मरने वाले सभी लोग चू फैंग की वजह से मरे थे। मैंने गोल्डन पर्पल सिटी की घटना के बारे में भी सुना है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि चू परिवार इसमें शामिल था। क्या खून के शब्द सच थे? अगर वे सच थे तो गोल्डन पर्पल सिटी नरसंहार वास्तव में चू परिवार द्वारा किया गया था। चू फैंग ने इतनी उम्र में इतने बड़े दुश्मन को कैसे नाराज कर दिया? क्या ये संभव है कि गोल्डन पर्पल सिटी का नरसंहार वास्तव में गोंग लुयोन की हरकतें थीं? कुछ शब्द परिवार विनाश घृणा भावनाओं को अचानक बढ़ा देते हैं। कुछ लोग जो काफी जानकार थे, उन्होंने तुरंत गोल्डन पर्पल सिटी के खूनी मामले को गोंग लुयोन से जोड़ दिया। हालांकि भले ही यह संबंध महत्वपूर्ण नहीं लग रहा था, लेकिन दोनों को एक साथ जोड़ने के बाद वे काफी डर गए थे। वे गोंग लुयोन की ओर अजीब नजरों से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। गोल्डन पर्पल सिटी में हुआ नरसंहार वाकई बहुत क्रूर था। शहर का हर एक व्यक्ति, बूढ़ा, जवान, महिला, बच्चे, कोई भी जीवित नहीं बचा। उस निर्दयी हत्या पद्धति से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर यह वास्तव में गोंग लुयोन के कारण हुआ था, तो वह थोड़ा बहुत निर्दयी था। मेरे दोस्त चू फैंग, तुम जो खाना चाहते हो खा सकते हो, लेकिन तुम जो कहना चाहते हो वो नहीं कह सकते। गोल्डन पर्पल सिटी में हुई घटना की पहले ही स्पष्ट रूप से जांच हो चुकी है। ये 5 बाघों के गांव द्वारा किया गया था और 5 बाघों के गांव को वह सजा मिल चुकी है जो उसे मिलनी चाहिए थी। सच्चाई पहले ही पता चल चुकी है और स्पष्ट है। आप किसी और पर गलत तरीके से आरोप नहीं लगा सकते। जब उसने सुना कि चू फैंग ने उसके बेटे को कुछ अपराध दिए हैं, तो लिन रैन का स्वर ठंडा होने लगा। मुझे यकीन है कि यहाँ हर कोई जानता है कि 5 टाइगर विलेज किस तरह की जगह है। अगर उन्हें किसी ने काम पर नहीं रखा था, तो वे बिना किसी कारण या वजह के मेरे चू परिवार पर हमला क्यों करेंगे? और मैं सभी को बता सकता हूं कि जिस व्यक्ति ने 5 टाइगर विलेज को काम पर रखा था, वह गोंग लुयोन था। चू फैंग ने लिन रैन को नजरअंदाज किया और वह भीड़ पर जोर से चिल्लाया, बकवास! क्या तुम्हारे पास अपने शब्दों के लिए सबूत है? लिन रैन गुस्से से पूरी तरह से उलझन में था और उसी समय गोंग तियानपिंग और अन्य लोग गुस्से में चू फैंग पर चिल्लाने लगे। सबूत? मुझे सबूत की जरूरत नहीं है। अभी गोंग लुयोन की जिंदगी मेरे हाथों में है। मैं जब चाहूं इसे ले सकता हूं। मुझे सबूत की क्या जरूरत है? चू फैंग लगातार व्यंग्य कर रहा था और बोलते समय वह अपने हाथ में बड़े ब्लेड को कसने से खुद को रोक नहीं पाया। तुम्हारी हिम्मत! अगर तुमने उसे छूने की भी हिम्मत की, तो मैं तुम्हारे एजो ड्रैगन स्कूल को रौंद दूंगा। लिन रैन पूरी तरह से क्रोधित हो गया। उसके बोलने के बाद उसके पीछे किलिन राजकुमार के महल से सेना ने युद्ध के लिए तैयारी कर ली। एक ही भयंकर गर्जना ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। वे अजेय शक्ति का उत्सर्जन करते थे।
वे राजाओं के सच्चे स्वामी थे। मेरी हिम्मत नहीं है, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरी हिम्मत है या नहीं। चू फैंग केवल हंसा, फिर उसके हाथ में सुनहरा ब्लेड एक अर्धचंद्राकार सुनहरे धब्बे में बदल गया और उसने गोंग लुयुन की गर्दन की ओर वार किया। नहीं, ये देखकर लिन रैन और गोंग तियानपिंग चौंक गए। यहाँ तक कि गोंग लुयुन का चेहरा भी, जो अपने मुंह के कोने से मुस्कुराहट से भरा हुआ था, बहुत बदल गया। उसकी आंखें इतनी बड़ी हो गई थी कि वे गोल हो गई थी और उसकी निगाहें डर से भरी हुई थीं। उस पल उसने वास्तव में मौत का स्वाद महसूस किया। तारानकन फफफ, एक सुनहरा धब्बा गुजरा और एक फुफकार के साथ एक बड़े क्षेत्र में खून छिड़क गया और गोंग लुयुन का सिर भीड़ की अचंभित निगाहों के नीचे उड़ गया क्योंकि चू फैंग ने उसे काट दिया था। धमाका काटने के बाद चू फैंग ने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। उसने गोंग लुयुन के मस्तिष्क को हवा में से लिया और उसे लिन रैन की ओर फेंक दिया जो अभी भी अखाड़े के बाहर था और चिल्लाया, इसे वापस ले लो। हे भगवान, ये चू फैंग ने वास्तव में गोंग लुयुन को मार डाला और उसने उसे लिन रैन के सामने भी मार डाला। उसकी नसें कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई हैं, है न? क्या उसे सचमुच स्वर्ग या धरती से डर नहीं लगता? चू फैंग की हरकतों से अखाड़े में मौजूद हर कोई कांप उठा। चू फैंग के ब्लेड के कट जाने के बाद न केवल गोंग लुयुन को दर्द महसूस हुआ, बल्कि लगभग सभी के दिल भी उसके साथ हिल गए। वे चू फैंग की हरकतों से डर गए थे। अगर यह कहा जाए कि चू फैंग द्वारा गोंग लुयुन की हत्या पूरी तरह से उचित थी, तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी और विजेता को हारने वाले को मारने का अधिकार था। हालांकि जब लिन रैन ने पहले ही बोल दिया और कहा कि अगर चू फैंग ने फिर से गोंग लुयुन को छूने की हिम्मत की तो वह जो ड्रैगन स्कूल को सपाट कर देगा, सब कुछ 180 डिग्री घूम गया। लिन रैन की क्या हैसियत थी, क्या पद, क्या ताकत। बूढ़े आदमी के सामने एजो ड्रैगन स्कूल के नियम भी नियम नहीं थे, फिर भी चू फैंग ने अपना चेहरा उसी तरह से खोद लिया। उस समय यह इतना आसान नहीं था कि चू फैंग ने गोंग लुयुन को मार दिया। उसने लिन रैन की इच्छा के विरुद्ध जाकर लाखों लोगों के सामने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। उस मामले को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया गया था। तू लिन रैन ने गोंग लुयुन का सिर पकड़ लिया और उसकी आंखें जो बंद नहीं थीं को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने बेटे को देख रहा हो। उसका शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था और उसके शरीर में अवर्णनीय क्रोध उमड़ रहा था। अचानक लिन रैन गुस्से से आकाश की ओर दहाड़ा और इससे धरती कांप उठी। उसके बाद उसने अखाड़े में लोगों की ओर इशारा किया, चू फैंग की ओर इशारा किया, सभी की ओर इशारा किया और ठंडे स्वर में चिल्लाया, मैं यहाँ हर एक व्यक्ति को मरते हुए देखना चाहता हूँ और कोई भी जीवित नहीं रहना चाहता। हाँ सर। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके पीछे किलिन राजकुमार के महल से लोगों ने बिजली की गड़गड़ाहट जैसी प्रतिक्रिया दी। लिन रैन के नेतृत्व में और स्वर्ग तक पहुंचने वाली हत्या की मंशा के साथ वे अखाड़े में घुस गए। सचमुच क्या हो रहा है? यहाँ सबको मार दिया जा रहा है। क्या इसका मतलब है कि हमें भी मार दिया जाना चाहिए? उस पल मैदान में मौजूद हर कोई घबरा गया। सिर्फ एज और ड्रैगन स्कूल के लोग ही नहीं, यहाँ तक कि दूसरे स्कूलों के लोगों के हाव भाव भी काफी बदल गए। वे बता सकते थे कि वर्तमान लिन रैन कितना उग्र था। उसकी रक्त लाल आंखों से स्पष्ट रूप से वह पहले से ही सभी तर्क हो चुका था। उसके पीछे की किलिन सेना भी उसके आदेश का पालन कर रही थी, इसलिए ऐसा लग रहा था कि वे वास्तव में नरसंहार शुरू करने जा रहे थे। किलिन सेना बहुत मजबूत थी। लिन रैन की गहन क्षेत्र के 8वें स्तर की साधना को एक तरफ रख दे, जो पहले से ही हर एक व्यक्ति को मार सकता था। किलिन सेना के भीतर के लोग, जिनमें कई दसियों हजार लोग थे, औसत दर्जे के नहीं थे। सबसे कमजोर मूल क्षेत्र के 5वें स्तर पर थे, लेकिन कई लोग पहले से ही गहन क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। उस गठन के साथ ये निश्चित रूप से एजो ड्रैगन स्कूल को नष्ट कर सकता था और दृश्य पर हर एक व्यक्ति को मार सकता था। हमारा काम खत्म हो गया है, हम मर चुके हैं। चू फैंग ने लिन रैन को पूरी तरह से नाराज कर दिया है और हमें भी उसके द्वारा घसीटा गया है। उस समय बहुत से लोगों के चेहरे राख की तरह थे और वे शक्तिहीन होकर जमीन पर निढाल होकर बैठे थे। जब उनका सामना सोने के कवच पहने और सुनहरे घोड़ों पर सवार किलिन सेना से हुआ, तो उनके पास बस एक ही विकल्प था कि वे मौत का इंतजार करें। कई लोग किलिन सेना की ताकत से बेहोश भी हो गए। उन्हें लगा कि वे मौत के करीब हैं। उन्हें लगा कि वे निस्संदेह मर जाएंगे। अजूर प्रांत के शासक के रूप में आप मानव जीवन को घास की तरह देखते हैं। किलिन राजकुमार का भवन वास्तव में कचरा है। ठीक उसी समय अचानक एक वृद्ध व्यक्ति की आवाज गूंजी।
उसके बाद अतिथि देखने वाली सीटों में से एक निश्चित स्थान से 20 धुंधले लोग अचानक बाहर निकले और अंत में वे मैदान के प्रवेश द्वार के पास मजबूती से उतरे और वे किलिन राजकुमार की हवेली की कई हजारों की विशाल सेना के सामने रुक गए। अध्याय 256 भ्रष्ट तरीके। वे वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के 20 ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट हैं। वे क्या कर रहे हैं? क्या वे अपनी जान नहीं चाहते? अखाड़े से आश्चर्य की चीखें गूंजती रहीं और कुछ तेज तर्रार लोगों ने पहले ही 20 आकृतियों की उत्पत्ति को पहचान लिया। 20 ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट एक ई की तरह खड़े थे। हजारों की सेना के सामने वे स्पष्ट रूप से इतने कमजोर लग रहे थे कि हवा भी उन्हें उड़ा सकती थी, फिर भी वे वहां से 1 इंच भी नहीं हिले। उन्होंने अपने ग्रे रंग के वर्ल्ड स्पिरिट क्लोक को बाएं और दाएं फड़फड़ाने दिया और उन्होंने थोड़ी सी भी पीछे हटने की योजना नहीं बनाई। इससे सभी लोग डर गए और वे सोच रहे थे कि विश्व प्रेतवादियों का समूह क्या करने की योजना बना रहा था। क्या वे मरना चाहते थे? हालांकि लोग जानते थे कि विश्व प्रेतवादी शक्तिशाली थे और ग्रे क्लोक विश्व प्रेतवादी उससे भी अधिक शक्तिशाली थे, फिर भी उनके सामने हजारों की सेना थी। ये किलिन राजकुमार के महल की सेना भी थी। किलिन राजकुमार के महल की सेना अत्यंत शक्तिशाली युद्ध शक्ति के लिए प्रसिद्ध थी और सेना में वे लोग विभिन्न अन्य विद्यालयों के शिष्यों और बुजुर्गों से बिल्कुल भी तुलनीय नहीं थे। वे राजाओं के सच्चे गुरु थे। इसके अलावा किलिन सेना का कमांडर लिन रैन था, बूढ़ा आदमी जो गहन क्षेत्र के 8वें स्तर पर था, पूरे एजोर प्रांत में प्रसिद्ध बड़े पात्रों में से एक, और उसकी युद्ध शक्ति इतनी मजबूत थी कि वह भयानक था। हुश हुश हुश! अचानक 20 विश्व प्रेतवादियों के दोनों हाथ अप्रत्याशित रूप से तेजी से बदल गए। भूरे रंग की गैस की परतें उनके शरीर के चारों ओर चक्कर लगाने लगी और इसने एक उभरती हुई ढाल का निर्माण किया। इसके अलावा गैस अधिक से अधिक घनी होती गई और अंत में इसने उन्हें लगभग पूरी तरह से घेर लिया। 100 ड्रैगन स्वर्ग सीलिंग संरचना। अंत में 20 ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट्स ने एक ही समय पर हमला किया। ग्रे रंग की गैस जिसने उन्हें घेर लिया, ग्रे रंग के विशाल ड्रैगन बन गए। भूरे रंग के विशाल ड्रैगन हवा में दहाड़ रहे थे। अगर कोई उनकी गिनती करे तो उनकी संख्या 100 होगी। हर एक कई 100 मीटर लंबा था और वे वास्तव में निस्संदेह विशाल ड्रैगन थे। 100 विशाल ड्रैगन एक ही समय में किलिन राजकुमार के महल से सेना की ओर दौड़े। उन्होंने अपने भयंकर मुंह खोले, मानो उनकी आंखों में किलिन सेना कोई भयानक सेना नहीं बल्कि एक स्वादिष्ट भोजन थी। चाहे किलिन सेना को कितना भी प्रशिक्षण मिल जाए, वे अभी भी 100 विशाल ड्रैगन से डरे हुए थे। तुरंत उन्होंने आगे बढ़ना बंद कर दिया और उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था क्योंकि वे विशाल ड्रैगन से खतरा महसूस कर सकते थे। खाली ताकत। उस समय लिन रैन बाहर खड़ा था। वह सुनहरे घोड़े पर खड़ा था और उसने कई हथेलियां हवा की ओर फेंकी। हर एक हथेली में सुनहरे रंग की रोशनी थी और उल्कापिंडों की तरह वे हवा में 100 विशाल ड्रैगन की ओर उड़ गए। बूम 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 बूम! जैसे ही वे हवा में चीखने लगे, सुनहरे रंग की हल्की हथेलियों ने 100 विशाल ड्रैगन को चकनाचूर कर दिया और उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया। मूल रूप से विशाल ड्रैगन का शरीर भूरे रंग की गैस बन गया जो हर जगह फैल गई। गैस हवा में तैरती रही और वह खत्म नहीं हुई। ओह टिल्डा 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 टिल्डा! उस क्षण किलिन सेना अपनी जीत का जश्न मनाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। ये लिन रैन बहुत शक्तिशाली है। गहन क्षेत्र के 8वें स्तर की साधना और मार्शल कौशल की समझ और उपयोग के साथ वह तर्क को तोड़ने के करीब है, और चाहे विश्व अध्यात्मवादी विधियां कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो जाएं, उनके पास उसे रोकने का कोई तरीका नहीं होगा। ये साधकों की ताकत है। जब तक किसी के पास पूर्ण युद्ध शक्ति है, तब तक कोई भी व्यक्ति चाहे कितनी भी भ्रष्ट विधियां क्यों न अपनाए, उसके पास प्रतिरोध करने का कोई तरीका नहीं होगा। जब 20 ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट ने हमला किया और खासकर 100 विशाल ड्रैगन के प्रकट होने के बाद कई लोगों को लगा जैसे उन्हें उम्मीद दिख रही हो, लेकिन जब वह उम्मीद टूट गई तो उन्हें और भी गहरी निराशा का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्हें पता नहीं चला कि 100 ग्रे रंग के विशाल ड्रैगन के टूटने के बाद न केवल 20 ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्टों में चिंता का एक भी निशान नहीं था, बल्कि उनकी बूढ़ी आंखों में एक हल्की खुशी दिखाई दी। हुश हुश हुश! अचानक सभी ने अपनी बाहें फैलाई, उन्हें एक दूसरे से मिलाया और एक अजीब सी मुहर लगाई। उसके बाद सभी एक साथ चिल्लाए, सील! हु हु हु! उनके बोलने के बाद आकाश और पृथ्वी कांप उठे और भूरे रंग की गैसें जो पहले हवा में तैर रही थीं, मानो उन्होंने कोई आह्वान सुना हो और वे तूफान बन गईं और एक बार फिर किलिन सेना की ओर बढ़ीं। हम्फ! चाहे जितनी बार भी आओ, मैं तुम्हें चकनाचूर करके रहूंगा। ये देखकर लिन रैन भी डर नहीं रहा था। उसने फिर से कई सुनहरे हथेलियां हवा की ओर फेंकी,
लेकिन इस बार सुनहरे हथेलियां भूरे रंग की गैस को तोड़ने में असमर्थ रहीं। इसके बजाय वे सीधे उनके बीच से निकल गईं। वाह टिल्ड। इसके तुरंत बाद असीम ग्रे रंग की गैस किलिन सेना में घुस गई। बरसाती बादल की तरह उन्होंने उन्हें कसकर घेर लिया और वे तेजी से बढ़ने लगे। शक्तिशाली बल ने उन्हें इस हद तक उड़ा दिया कि मनुष्य और घोड़े दोनों ही लुढ़कने लगे, और एक पल में राजाओं के स्वामी पहले से ही पूरी तरह से पराजित हो चुके थे। क्या जबरदस्त तरीका है! ये वाकई बहुत भयानक है। वे सिर्फ 20 लोग हैं, फिर भी वे इतनी आसानी से कई हजारों की सेना को ध्वस्त कर सकते हैं। क्या ये ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट्स का तरीका है? जब उन्होंने हजारों की संख्या में किलिन सेना को घेरने वाली काले बादलों की तरह दिखने वाली भूरे रंग की गैस को देखा तो सभी अचंभित रह गए। उनकी निगाहें आश्चर्य से भर गईं। वह भूरे रंग की गैस बहुत अजीब थी। चाहे कोई भी हमला किया जाए, वह गैस को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी और यह सीधे ही निकल जाएगी और अंत में किलिन राजकुमार के महल से उनके अपने लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। हालांकि वे भी असली पदार्थ थे और वे किलिन सेना को प्रभावित कर सकते थे। उन्होंने उन्हें इस हद तक उड़ा दिया कि वे जमीन पर लुढ़कने और चढ़ने लगे और सेना ने सारी युद्ध शक्ति खो दी। किलिन राजकुमार के महल के लोग भूरे रंग की गैस से बाहर भी नहीं निकल सकते थे और वे पूरी तरह से इसके भीतर बंद थे। शायद ये सुनने में बहुत बुरा लगा हो, लेकिन वे वास्तव में केवल मरने का इंतजार कर सकते थे। जल्दी से इस गंदे और भ्रष्ट संगठन को भंग कर दो, नहीं तो मुझे परवाह नहीं रहेगी कि तुम वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड से हो या नहीं। मैं तुम्हें निश्चित रूप से वापस नहीं आने दूंगा। अचानक एक आकृति ग्रे रंग की गैस से बाहर निकली। ये लिन रैन था। उस पल लिन रैन के बाल पूरी तरह से अस्त व्यस्त थे और वह पागल दानव की तरह था। यहाँ तक कि उसके कपड़े भी अधूरे थे। जाहिर है ग्रे रंग की गैस में होने पर उसे काफी नुकसान हुआ था। हालांकि उसकी वर्तमान आभा भी असामान्य रूप से मजबूत थी। बिना किसी रोक टोक के उसने गहन क्षेत्र के 8वें स्तर का दबाव उत्सर्जित किया और 20 ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट पर हमला किया। रंबल रंबल रंबल। उसका प्रहार गहन शक्ति द्वारा संघनित था। हालांकि यह केवल साधारण गहन शक्ति थी, यह असामान्य रूप से शक्तिशाली थी। गहन शक्ति पहले आकाश में चली गई, फिर वापस नीचे उतरी। इसने 20 विश्व आतंकवादियों को घेर लिया और साथ ही उनके भागने के रास्ते को बंद कर दिया। वह उन सभी को एक ही प्रहार से परास्त करना चाहता था। हे भगवान, ऐसी असीम गहन शक्ति के लिए आपको कितनी शक्ति की आवश्यकता है? क्या ये लिन रैन की असली ताकत है? हालांकि यह कोई मार्शल कौशल नहीं है, लेकिन इसने मार्शल कौशल को पार कर लिया है। ये वास्तव में बहुत भयानक है। जब उन्होंने असीम गहन शक्ति को देखा तो हर कोई ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका और वे भयानक शक्ति से गहराई से स्तब्ध थे। साथ ही उन्होंने विश्व आतंकवादियों के लिए कुछ पसीना भी पोंछा। हालांकि उनका विश्व अध्यात्मवादियों से कोई संबंध नहीं था, लेकिन उस समय लिन रैन सभी की जान लेना चाहता था, इसलिए विश्व अध्यात्मवादी ही उनकी एकमात्र उम्मीद थे। स्वाभाविक रूप से वे नहीं चाहते थे कि विश्व अध्यात्मवादियों को कुछ हो। आप गहन क्षेत्र के केवल 8वें स्तर पर हैं, फिर भी आप ऐसे जंगली शब्द बोलने की हिम्मत करते हैं और हमारी जान लेना चाहते हैं। वास्तव में बेशर्मी से भरे बड़े शब्द। हालांकि जैसे ही गहन शक्ति जमीन पर उतरने वाली थी, उसी समय 20 ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट के शरीर से असीम गहन शक्ति फूट पड़ी। उनकी गहन शक्ति सीधे हवा में उछली और लिन रैन के हमले के साथ जुड़ गई। तुरंत इसने लिन रैन की गहन शक्ति को नष्ट कर दिया। उस पल लगभग सभी को 20 विश्व प्रेतात्माओं की आभा महसूस हो रही थी। वे सभी अपने मुंह खोलने से खुद को रोक नहीं पाए और यहाँ तक कि उनके शरीर भी उत्साह से कांप रहे थे क्योंकि वे आश्चर्य में चिल्ला रहे थे। वे सभी गहन क्षेत्र के 8वें स्तर के विशेषज्ञ हैं। अध्याय 257 काले रंग की निषिद्ध दवा। 20 ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट गहन क्षेत्र के 8वें स्तर में मार्शल साधना विशेषज्ञ थे। जैसे ही उन्होंने अपनी आभा उत्सर्जित की, उन्होंने तुरंत लिन रैन की आभा को दबा दिया क्योंकि उनकी हर एक आभा लिन रैन की आभा से कमजोर नहीं थी। उन 20 की तो बात ही छोड़िए। तो ये वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के लोग हैं। मजबूत। अगर प्रोफाउंड दायरे के 8वें स्तर के लोग पहले से ही एजोर प्रांत में शीर्ष स्तर के बड़े पात्र हैं, तो प्रोफाउंड दायरे के 8वें स्तर के ये 20 विशेषज्ञ काफी डरावने हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्पिरिट प्रांत में विशेषज्ञ बादलों की तरह होते हैं, और ऐसा लगता है कि यह वास्तव में सच है। मुझे विश्वास नहीं है कि ये 20 लोग वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड में शीर्ष स्तर के लोग हैं, लेकिन जब वे एजोर प्रांत में होते हैं तो वे वास्तव में शीर्ष स्तर के होते हैं। ये देखा जा सकता है कि एजोर प्रांत के साधकों और अन्य प्रांतों के साधकों के बीच कितना बड़ा अंतर है।
20 विश्व आतंकवादियों की साधना ने सभी को भयभीत कर दिया। यहाँ तक कि लिन रैन ने भी अपनी भौहें सिकोड़ ली और उसका चेहरा अजीब तरह से बदसूरत हो गया। चले जाओ, चूंकि तुम सब किलिन राजकुमार के महल से आए हो, इसलिए आज हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन याद रखना, चू फैंग को नुकसान पहुंचाने के बारे में मत सोचना। वह मेरे विश्व आत्मा संघ का हिस्सा है, और अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत की तो मेरा विश्व आत्मा संघ इसे अनदेखा नहीं करेगा। ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट में से एक ने लिन रैन की ओर हाथ हिलाया, उन्हें जल्दी से चले जाने का संकेत दिया। हे हा 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 हा। हालांकि उस समय लिन रैन अचानक जोर से हंसा। उसकी हंसी बहुत अजीब थी। हालांकि उसकी आवाज से लग रहा था कि वह वाकई हंस रहा था, लेकिन उसका हाव भाव असामान्य रूप से भयावह और भयानक था। अचानक उसने हंसना बंद कर दिया। उसने अपनी असामान्य रूप से दुष्ट नज़र विश्व आत्मा संघ के 20 विश्वविद्यात्मवादियों की ओर डाली और क्रोधित होकर कहा, आज मुझे चू फैंग को मारना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, जो मुझे रोकेगा वह मर जाएगा। बोलने के बाद उसकी कमर पर रखा कॉस्मोसेक जल उठा और उसके हाथ में एक बैंगनी काले रंग की गोली आ गई। फिर उसने उसे निगल लिया। गोली के शरीर में प्रवेश करने के बाद लिन रैन में तुरंत परिवर्तन हुआ। उसकी दोनों आंखें काली हो गईं और उसका मुंह भी काला हो गया। उसके शरीर से काले रंग की गैस निकलती रही। उसी क्षण उसका आभामंडल ऊपर की ओर बढ़ रहा था। पलक झपकते ही वह गहन क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच गया और वह अभी भी चढ़ रहा था। बकवास, उसने एक निषिद्ध दवा का इस्तेमाल किया। ये देखकर विश्व आत्मा संघ के लोग भी तुरंत तनाव में आ गए। ये निषिद्ध औषधि है, बहुत डरावनी। मैंने सुना है कि निषिद्ध औषधि से साधक की साधना बढ़ती है, लेकिन शक्ति गायब होने के बाद उन्हें पुनः लाभ मिलता है। मैंने सुना है कि चिकित्सा शक्तियों के अनुसार निषिद्ध दवाओं के रंग भी अलग अलग होते हैं। काला रंग सबसे मजबूत रंगों में से एक है। देखो, लिन रैन की आभा पहले से ही गहन क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर पहुंच गई है, लेकिन यह अभी भी बढ़ रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह स्वर्ग के क्षेत्र में सफलता नहीं पा सकेगा, है न? ये कैसे संभव है? चाहे निषिद्ध औषधियां कितनी भी अधिक शक्तिशाली क्यों न हो, उसके लिए गहन क्षेत्र के 8वें स्तर से स्वर्ग क्षेत्र में जाना असंभव होगा। यदि वास्तव में ऐसी कोई निषिद्ध औषधि है, तो शक्तियों के गायब हो जाने के बाद उपयोगकर्ता निश्चित रूप से पलटाव से मर जाएगा। ये रुक गया। हालांकि वह पहले ही अनंत रूप से स्वर्ग के दायरे के करीब पहुंच चुका है। वह अब साधारण गहन दायरे में नहीं है, वह वास्तव में गहन दायरे के शिखर पर है। वह गहन दायरा जो अनंत रूप से स्वर्ग के दायरे के करीब है। क्या लिन रैन पागल हो गया है? तो चू फैंग को मारने के लिए उसने इतनी शक्तिशाली निषिद्ध दवा ली। हालांकि निषिद्ध दवा उसकी जान लेने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसे अत्यंत शक्तिशाली पलटाव मिलेगा, है ना? जब उन्होंने लिन रैन को देखा, जिसके चारों ओर काली गैस घूम रही थी, तो सभी लोग बेहद डर गए। वे जानते थे कि वर्तमान लिन रैन कितना डरावना था। यहाँ तक कि प्रोफाउंड दायरे के 8वें स्तर पर 20 ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट भी उसे रोक नहीं पाए। आज मुझे चू फैंग का सिर लेना ही होगा। अगर कोई मुझे रोकने की हिम्मत करता है तो मैं विनाश शुरू कर दूंगा। लिन रैन गुस्से से चिल्लाया और चू फैंग की ओर कदम दर कदम बढ़ा। हर कदम पर जमीन कांपती, पीछे एक गहरा पदचिह्न रह जाता और अनगिनत दरारें फैल जाती। यदि आप चू फैंग को मारना चाहते हैं तो आपको पहले हमारे बीच से गुजरना होगा। हालांकि ठीक उसी समय विश्व आत्मा संघ के 20 विश्वविद्यात्मवादी फिर से आगे बढ़े और लिन रैन के सामने आ गए। इसके साथ ही उन्होंने अपनी बाहें फैला दी और मजबूत ग्रे रंग की आत्मा संरचना शक्ति की परतें बाहर निकल आईं और अतुलनीय रूप से मोटी विशाल आत्मा संरचना दीवारें बन गईं और उन्होंने लिन रैन को अपने भीतर घेर लिया। तुम अभी भी मेरे खिलाफ ऐसे कुटिल तरीकों का इस्तेमाल करने की हिम्मत रखते हो? तुम सब सच में मरना चाहते हो? लिन रैन ने ठंडी सांस ली, फिर अपनी बड़ी आस्तीन लहराई। काले रंग की गैस तूफान की तरह घूमी और इसने विशाल आत्मा संरचनाओं को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया और तुरंत वे सभी ढह गए। स्पिरिट फॉर्मेशन वॉल के नष्ट हो जाने के बाद काले रंग की गैस 20 वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट्स की ओर बढ़ी। उस समय वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट्स ने भी गैस को रोकने के लिए स्पिरिट फॉर्मेशन बनाने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी। 1 परत, 2 परतें, 10 परतें, 100 परतें। जैसे जैसे वे कुशलता से आत्मा संरचनाओं को नियंत्रित करते गए, सैकड़ों आत्मा संरचना दीवारें उनके सामने घनीभूत होती गईं और संख्या बढ़ती ही जा रही थी। हालांकि काले रंग की गैस के सामने वे बेकार थे। स्पिरिट फॉर्मेशन जो मूल रूप से अतुलनीय रूप से दृढ़ थे,
स्पिरिट फॉर्मेशन, जिन्हें सबसे मजबूत रक्षा विधियों के रूप में जाना जाता था, वे टोफू की तरह थे क्योंकि वे एक भी वार नहीं झेल सकते थे। वे पहले से ही काले रंग की गैस के कारण टूट चुके थे। बीस ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट काले रंग की गैस से टकराने के बाद कई सौ मीटर पीछे उड़ गए और फिर नीचे गिर गए। उतरने के बाद उनकी आभा बेहद कमजोर हो गई और यहाँ तक कि किलिन सेना को घेरने वाली ग्रे रंग की गैस भी जल्दी ही खत्म हो गई। ये देखा जा सकता था कि वे काफी बुरी तरह घायल हो गए थे। बुजुर्गों, जब उन्होंने ये देखा तो अतिथि दृश्य मंच पर मौजूद कई सौ सफेद लबादाधारी विश्व प्रेतात्मावादी तुरंत नीचे उतरे और वे 20 ग्रे लबादाधारी विश्व प्रेतात्मावादियों का समर्थन करना चाहते थे। कदम। हालांकि लिन रैन ने अपनी बड़ी आस्तीन बचा ली और कई सौ सफेद लबादाधारी विश्व प्रेतात्मावादी बिजुका की तरह ऊंची उड़ान भर रहे थे। फिर वे तेजी से नीचे गिर गए और क्रूरतापूर्वक फर्श पर गिर गए। उस समय वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड से आए वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट जमीन पर पड़े हुए थे और दर्द से चीख रहे थे। उनमें खड़े होने की भी ताकत नहीं थी। चू फैंग, भागो! ठीक उसी समय एक और आकृति बाहर निकली। ये चू फैंग का गुरु झूगे लियुन था। मर जाओ! लिन रैन की नजर ठंडी हो गई जब उसने अपनी हथेली उठाई। जहूगे लियुन की ओर शक्तिशाली गहन शक्ति उड़ी। यह विशाल शक्ति जहूगे लियुन को टुकड़ों में नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। फुसफुसाहट, लेकिन जब वह गहन शक्ति झूगे लियुन पर प्रहार करने वाली थी, ली झान किंग उसके सामने खड़ा था और उसने लिन रैन के हमले को रोकने के लिए रक्षा के लिए अपने पूरे शरीर की गहन शक्ति का उपयोग किया। हालांकि ये बेकार था। एक बहुत बड़े धमाके के साथ हिंसक ऊर्जा तरंगों ने उन्हें घेर लिया। वे दोनों वापस उड़ गए और जब वे फर्श पर वापस गिरे तो उनके मुंह में खून भर गया और वे गंभीर रूप से अंदरूनी रूप से घायल हो गए। उस समय कोई भी लिन रैन को हरा नहीं सकता था। वह जो निषिद्ध औषधि का प्रयोग करता था वह लगभग अजेय था और कोई भी व्यक्ति उसके किसी भी प्रहार को झेल नहीं सकता था। उसकी साधना पहले ही गहन क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच चुकी थी और वह स्वर्ग क्षेत्र के बहुत निकट था। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसकी भयानक रक्त पिपासा थी। यदि वह जल्दी से हत्या नहीं करता तो वह इसे दूर करने में असमर्थ था। अध्याय 258 स्वयं को बधिया करें। वर्तमान लिन रैन के चारों ओर काली गैस घूम रही थी और उसका रक्तपात सीधे आसमान तक बढ़ गया था। जहां तक उस आभा की बात है जो वह उत्सर्जित कर रहा था, मजबूत के अलावा एक और शब्द था जो इसे संक्षेप में प्रस्तुत करता है, शीतलता। हर कोई डर गया क्योंकि उस समय लिन रैन वाकई बहुत भयानक था। गहन क्षेत्र के 8वें स्तर पर एक पूरे 20 ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट उसके एक हमले को भी रोक नहीं पाए। लोगों को वास्तव में संदेह था कि वह पहले से ही स्वर्ग के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है या नहीं। इसके अलावा हजारों की संख्या में दबाई गई किलिन सेना ने खुद को आजाद कर लिया। उस समय वे आक्रामक रूप से अखाड़े में घुस गए और सभी को निराशा महसूस हुई। लिन रैन, गोंग लुयुन को मारने वाला मैं ही था। अगर तुम्हारे अंदर कोई नफरत है तो उसे मुझ पर निशाना साधो। जैसे ही उसने अपने बगल में खड़े लोगों को जमीन पर लौटते हुए देखा और जैसे ही उसने अपने चारों ओर अजनबियों की भयभीत निगाहों को देखा, चू फैंग बिना किसी हिचकिचाहट के लड़ाई के मंच से कूद गया और लिन रैन की ओर चल दिया। चू फैंग, हे! उस दृश्य को देखकर सभी लोग चौंक गए। हालांकि लिन रैन का गुस्सा वास्तव में चू फैंग के कारण था, लेकिन उस समय भीड़ की सुरक्षा के लिए चू फैंग खुद को बलिदान करने के लिए तैयार था। इस बात ने अभी भी सभी के दिलों को गहरा सदमा पहुंचाया। इस दुनिया में ज्यादातर लोग स्वार्थी थे और ऐसे बहुत कम लोग थे जो निस्वार्थ होने को तैयार थे। वे भी ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन कुछ अजनबियों के लिए चू फैंग, ऐसा युवा व्यक्ति, खुद को बलिदान कर सकता था। उनके दिलों में डर के अलावा उनके दिलों की गहराई से कृतज्ञता की भावनाएं उभरी। चिंता मत करो, अगर तुम नहीं भी आए तो भी मैं तुम्हारी नन्ही जान लेने से पहले तुम्हारी जिंदा खाल उतार लूंगा। किलिन राजकुमार के महल के सैनिकों और सेनापतियों, मेरी आज्ञा सुनो। आज मैं चाहता हूं कि एजो ड्रैगन स्कूल खून से लथपथ हो जाए। मेरे राजकुमार के महल के लोगों के अलावा हर एक व्यक्ति को बिना किसी दया के मार डालो। हालांकि लिन रैन, जो हत्या के इरादे से भरा हुआ था, ने अखाड़े में किसी भी व्यक्ति को माफ करने की योजना भी नहीं बनाई। उसके बोलने के तुरंत बाद उसके पीछे हजारों की किलिन सेना हर जगह फैल गई और वे देख रही भीड़ की ओर बढ़ गए। भागो! तुरंत ही सभी तरह की घबराई हुई चीखें गूंजने लगी और सभी ने भागने की पूरी कोशिश की। हालांकि अखाड़े में केवल एक ही प्रवेश द्वार था और उस समय इसे पहले से ही किलिन सेना ने बंद कर दिया था। वे एक जार में बंद कछुओं की तरह थे
और उनके पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं था। हम मर चुके हैं, हम मर चुके हैं। मूल रूप से यह देखने के लिए एक अच्छा शो था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि लिन रैन की नफरत को खत्म करने के लिए हम बलिदान हो जाएंगे। घबराए हुए लोगों की तुलना में जो लोग सोच समझकर काम कर रहे थे, वे और भी उदास थे। उनकी 10,000 उम्मीदें धूल में मिल गईं और अपनी आंखों के सामने स्थिति का बारीकी से विश्लेषण करने के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे कि वे निस्संदेह मर चुके थे। वर्तमान चू फैंग को उन लोगों की परवाह नहीं थी जो बेतरतीब ढंग से भागते और बेतरतीब ढंग से चिल्लाते थे। उसने सबसे पहले जुगे लियून और ली झांग किंग को देखा, फिर वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड की भीड़ को देखा, फिर गेस्ट व्यूइंग सीट के एक निश्चित क्षेत्र को देखा। दो परिचित सुंदर आकृतियों को देखने के बाद उसका दिल 2 बार हिंसक रूप से उछलने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि वे 2 महिलाएं थीं जिनसे वह प्यार करता था। वे बहनें थीं, सू रो और सू मेई। हालांकि बहनों को वर्मिलियन बट सिटी के लोगों द्वारा सख्ती से संरक्षित किया गया था, चू फैंग जानता था कि पागल किलिन सेना के सामने वे दोनों अभी भी खतरे में थे। परिवार के विनाश की विपत्ति का अनुभव करने के बाद, अपने परिवार को खोने का दर्द महसूस करने के बाद, चू फैंग ने मन ही मन एक प्रतिज्ञा की कि वह अपने किसी करीबी को खुद की वजह से नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। उस समय उनकी रक्षा करने का केवल एक ही तरीका था, वह था खुद का बलिदान देना। अचानक उसने अपनी मुट्ठी उठाई और उसके हाथ में एक सुनहरे रंग का खंजर दिखाई दिया। जैसे ही वह लिन रैन की ओर बढ़ा, उसने जोर से चिल्लाया, लिन रैन, ऐसा करने का तुम्हारे पास कोई कारण नहीं है। अगर तुम्हें गुस्सा है तो तुम मुझ पर हमला कर सकती हो और सारा गुस्सा मुझ पर फेंक सकती हो। तुम चाहती हो कि मैं खुद को कैसे सताऊं? बोलो, जब तक तुम ये कह सकती हो, मैं चू फैंग ये कर सकता हूँ। तुम्हें खुद ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चू फैंग खुद को सताऊंगा। चू फैंग के बोलने के बाद लिन रैन भी हैरान रह गया। उसने हल्के से भौहें सिकुड़ी, लेकिन चू फैंग को कसकर देखा। थोड़ी देर बाद उसके मुंह के कोनों पर एक असामान्य रूप से ठंडी, बुरी और अजीब मुस्कान उभरी। उसने अपना हाथ उठाया और कहा, सब लोग रुक जाओ। बोलने के बाद किलिन सेना जो अभी अभी निरीक्षण सीटों पर पहुंची थी, जल्दी से रुक गई। उन्होंने निर्दोष लोगों को मारना शुरू नहीं किया और वे केवल आज्ञाकारी रूप से लिन रैन के आदेशों की प्रतीक्षा करने लगे। चू फैंग, आप काफी साहसी हैं, लेकिन मुझे वास्तव में नहीं पता कि आप जो कहते हैं वह कर सकते हैं या नहीं। लिन रैन ने अपनी आंखें मूंद ली और चू फैंग को एक भयानक नज़र से देखा। जब तक आप ये कह सकते हैं, मैं ये कर सकता हूँ। चू फैंग ने सुनहरे रंग के खंजर को पकड़ लिया और उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। अच्छा, सीधी बात, अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए पहले मुझे खुद को नपुंसक बनाते हुए देखने दो। लिन रैन चिल्लाया, चू फैंग, मत करो। क्या तुम मूर्ख हो? हालांकि उसने निषिद्ध दवा का इस्तेमाल किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पास जीतने का कोई मौका नहीं है। अपना शरीर मुझे दे दो और मुझे उसकी देखभाल करने दो। भले ही मैं उसे हरा न सकूं, फिर भी मैं तुम्हें सुरक्षित भागने में मदद कर सकता हूं। तुम्हें अभी हार मानने की जरूरत नहीं है। उस पल एग्गी जो चू फैंग के शरीर में थी, उसने अपनी पूरी ताकत से चीख मारी। चू फैंग, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने आप को कुछ मत करो। ये लिन रैन एक बूढ़ा लोमड़ी है, और अगर तुम खुद को पीड़ा दोगे तो भी वह हमें जाने नहीं देगा। उसी समय अतिथि मंच पर मौजूद सू रो और सू मेई ने एक साथ चिल्लाया, लेकिन उनके चिल्लाने के तुरंत बाद सू हेन के आदेश पर लोगों ने उनके मुंह बंद कर दिए। वह उन परिस्थितियों में लिन रैन को और अधिक नाराज नहीं करना चाहता था। चू फैंग, बेवकूफ़ी भरी बातें मत करो। तुम्हारा भविष्य अभी भी उज्जवल है। ली झांग किंग चिल्लाया, चू फैंग, तुम क्या सोच रहे हो? जल्दी से अभी भाग जाओ। ये तुम्हारे मालिक का आदेश है। क्या तुम अपने मालिक की बातें भी नहीं सुनोगे? झूगे लियून गुस्से से चिल्लाया। लिन रैन, अगर आज चू फैंग को कुछ भी हुआ तो मेरा विश्व आत्मा संघ तुम्हारे किलिन राजकुमार की हवेली को ध्वस्त कर देगा। यहाँ तक कि विश्व आत्मा संघ के बुजुर्गों ने भी धमकी दी। मुझे डराने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हें लगता है कि मैं, लिन रैन, डर से बड़ी हुई हूँ। चाहे तुम्हारा विश्व आत्मा संघ कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, ये केवल एक क्षेत्र की शक्ति है। क्या तुम जियांग राजवंश से भी अधिक शक्तिशाली हो सकते हो? जियांग राजवंश मेरे किलिन राजकुमार की हवेली का समर्थन कर रहा है। क्या तुम मेरे राजकुमार की हवेली को छूने की हिम्मत करना चाहते हो? हालांकि वर्तमान लिन रैन लगभग पागलपन की हालत में था। वह विश्व आत्मा संघ की धमकियों से नहीं डरता था,
और उसने केवल अतिथि मंच की ओर इशारा किया जिसमें सू रॉ और सू मेई थे और चू फैंग से कहा, चू फैंग, बेहतर होगा कि तुम जल्दी से अपना बधियाकरण कर लो, वरना मैं उन 2 लड़कियों को यहाँ खींच लाऊंगा और अपनी हजारों की किलीन सेना को बारी बारी से लड़ने दूंगा। टिल्ड टिल्ड। तुम। उस पल चू फैंग ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि मौजूदा परिस्थितियों में भी लिन रैन अभी भी बारीकी से देख रही थी और उसने पाया कि सू रो और सू मे चू फैंग के बारे में चिंतित थे। उसने पाया कि उनका रिश्ता साधारण नहीं था। हालांकि ऐसी परिस्थितियों में चू फैंग के पास कोई विकल्प नहीं था। वह केवल अपने हाथ में सुनहरे रंग का खंजर धीरे से उठा सकता था और वार करने के लिए तैयार हो सकता था। अध्याय 259। मैं तुम्हें अपने आप में पूर्ण होने दूंगा। चू फैंग, तुम कमीने, उन दोनों को बचाने के लिए क्या तुम मेरी जान की परवाह नहीं करोगे? अगर तुम मर गए तो मैं भी ठीक से नहीं जी पाऊंगी। ये देखकर कि चू फैंग वास्तव में कुछ मूर्खतापूर्ण काम करना चाहता था, एग्गी पागलों की तरह चिल्लाई, एग्गी, मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही इसके बारे में पूछताछ कर ली है। वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट के मरने के बाद अनुबंध निश्चित रूप से भंग हो जाएगा, लेकिन वर्ल्ड स्पिरिट गायब नहीं होगा। वे बस आध्यात्मिक दुनिया में वापस लौट जाएंगे। चू फैंग मुस्कुराया, लेकिन फिर उसका स्वर अपराधबोध से भर गया। बकवास, वे सिर्फ पादना जानते हैं। मैं तुम्हारे शरीर में बंद था। अगर मैं आध्यात्मिक दुनिया में वापस लौट सकता तो मैं पहले ही चला जाता। मैं हमेशा तुम्हारी आध्यात्मिक दुनिया में क्यों बंद रहूंगा? एग्गी ने गुस्से से डांटा। टीएन, उपरोक्त अनुवाद सही होना चाहिए, लेकिन संदर्भ वास्तव में फिट नहीं बैठता। एग्गी, अब और मत बोलो। मैंने पहले ही फैसला कर लिया है। तुम मुझे दोषी ठहरा सकते हो, क्योंकि मैं वास्तव में एक बेकार मास्टर हूँ। चू फैंग ने कड़वाहट से ठहाका लगाया, फिर उसके हाथ में सुनहरे रंग का खंजर सुनहरे रंग का धुंधला हो गया और यह उसकी कमर की ओर बढ़ गया। नहीं, टिल्ड 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 टिल्ड। उस पल चू फैंग के बारे में चिंतित सभी लोगों ने अपने मुंह खोले और चिल्लाए, जैसे कि उनके दिल टूट गए हों और उनके फेफड़े फट गए हों। यहाँ तक कि जो लोग चू फैंग से संबंधित नहीं थे, वे भी अपनी आंखें बंद करने से खुद को नहीं रोक पाए और वे आगे देखना बर्दाश्त नहीं कर सके। चू फैंग के कार्यों को वहां मौजूद सभी लोगों के लिए बलिदान कहा जा सकता है। तारांकन टकराना। लेकिन जैसे ही वह सुनहरा धब्बा जमीन पर उतरने वाला था, अचानक एक बूढ़ा हाथ आया और उसने चू फैंग की कलाई को कसकर पकड़ लिया। इसने चू फैंग की हरकतों को रोक दिया और उसी समय एक बूढ़ी हंसती हुई आवाज भी गूंजी। हो, तुम तो खुद भी बहुत बेरहम हो। तुम्हें अपने गहने भी नहीं चाहिए। तुम औरत के साथ ऐसा नहीं करना चाहते और तुम कोई बेटा भी नहीं रखना चाहते। उस आवाज को सुनने के बाद चू फैंग की अभिव्यक्ति में काफी बदलाव आया। जब उसने बूढ़े आदमी को स्पष्ट रूप से देखा तो वह तुरंत खुश हो गया। बूढ़े आदमी ने सुनहरे रंग का कवच पहना हुआ था और उसके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी। सब कुछ काफी जाना पहचाना लग रहा था, क्योंकि वह रहस्यमय वरिष्ठ चू फैंग था जिसे उस दिन सो बैंड्स की घाटी में देखा गया था। ये कौन है? उसी समय मैदान में मौजूद सभी लोग चौंक गए। बूढ़ा आदमी बहुत तेजी से आया और किसी को पता भी नहीं चला कि वह कब आया। वह बिल्कुल भूत की तरह दिखाई दिया। वे इसलिए चौंक गए क्योंकि उनकी साधना अथाह थी, न कि केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने किलिन राजकुमार के महल का कवच पहना था। फिर भी उन्होंने चू फेग को बचा लिया। क्यों फेग्यान? आखिरकार किसी ने आश्चर्य से चिल्लाया और उस व्यक्ति ने उस बूढ़े व्यक्ति को पहचान लिया। चिल्लाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वह व्यक्ति था जो चू फैंग को मारना चाहता था। लिन रैन। क्या क्यू फेग्यान? वह किलिन राजकुमार के भवन में क्यू कबीले का प्रमुख है। क्यू ई फेग्यान का नाम सुनते ही वहां मौजूद लगभग सभी लोग ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। क्यू ई फेग्यान कौन था? वह एजोर प्रांत के सच्चे शीर्ष पात्रों में से एक था। किलिन राजकुमार के महल में 2 कबीले थे, क्यू ई कबीला और लिन कबीला। जो इन दोनों कबीलों पर शासन करता था वह किलिन राजकुमार के महल का स्वामी होता था। इसलिए किलिन राजकुमार के महल में महल के स्वामी का स्थान सबसे ऊंचा था। हवेली के स्वामी के अलावा किलिन राजकुमार की हवेली में सबसे अधिक ताकत और पद वाले लोग क्यू ई कबीले के प्रमुख और लिन कबीले के प्रमुख थे। लिन रान लिन कबीले में केवल एक प्रमुख प्रबंधक था और वह प्रमुख होने से एक कदम नीचे था। हालांकि क्यू ई फेग्यान क्यू ई कबीले का प्रमुख था, इसलिए उसका पद लिन रान से एक कदम ऊपर था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि क्यू ई फेग्यान कई साल पहले ही गहन क्षेत्र के 9वें स्तर में प्रवेश कर चुका था। वह वास्तव में गहन क्षेत्र के शिखर पर था।
चाहे वह स्थिति, पद या साधना के मामले में ताकत हो, वह एक ऐसा चरित्र था जो लिनरेन से अधिक शक्तिशाली था। ऐसा चरित्र उस स्थान पर क्यों प्रकट हुआ? अगर यह कहा गया कि लिनरेन का प्रकट होना उसके पालक पोते गोंग लुयुन की मदद करने के लिए था, तो क्यूई फेग्यांग उस स्थान पर क्यों प्रकट हुआ? उसने चू फैंग को क्यों बचाया? क्या वह चू फैंग की मदद करने आया था? उस समय लोगों के दिमाग में तरह तरह के अनुमान गूंजते रहे, लेकिन उनमें से कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। दूसरी ओर क्यू फेग्यांग ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए फिर अपनी नज़र लिनरेन पर घुमाई और शांति से कहा, लिनरेन, तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी है। तुम हवेली के नियमों की अनदेखी करके निर्दोष लोगों को मारने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? क्यूई फेग्यांग, इस चू फैंग ने मेरे पालक पोते को मार डाला। मेरे लिए उसकी जान लेना क्यों सही नहीं है? स्पष्ट रूप से लिनरेन क्यूई फेग्यांग से थोड़ा डर गया था, और जैसा कि उसने कहा, वह पहले की तरह बलपूर्वक नहीं बोल रहा था। ओह, एक पालक पोता सिर्फ एक पालक पोता ही होता है। क्या आपके लिए इतनी बड़ी हरकतें करना उचित है? अगर एकमात्र पालक पोते की वजह से आप नरसंहार करने पर मजबूर हुए, तो मुझे आज के मामले का और भी ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि चू फैंग मेरा करीबी दोस्त है। क्यू फेग्यांग ने चू फैंग को अपने करीब खींचा और जैसे ही उसने अपनी छाती बाहर निकाली और अपना सिर ऊपर उठाया, उसने चू फैंग के कंधे को थपथपाया। क्या मैंने गलत तो नहीं सुना? सीनियर क्यू फेग्यांग चू फैंग का करीबी दोस्त है। यह क्यू फेग्यांग के बोलने के बाद भीड़ ने फिर से हंगामा मचा दिया। यहाँ तक कि ली झांग किंग, झूगे लियुन और अन्य लोग भी इतने हैरान हो गए कि उनके जबड़े जमीन पर गिर गए। चू फैंग जैसा युवा व्यक्ति क्यूई फेग्यांग का करीबी दोस्त था, जो इतना बड़ा चरित्र था। ये खबर वाकई बहुत विस्फोटक थी। हालांकि सू हेन से ज्यादा शानदार अभिव्यक्ति वाला कोई नहीं था। क्यू फेग्यांग एक बहुत बड़ा किरदार था, जिसके साथ बातचीत करने का मौका उसे भी नहीं मिला। वह एक बूढ़ा सीनियर था, जिसके साथ वह जुड़ना चाहता था, लेकिन नहीं कर सका। हालांकि वह बूढ़ा सीनियर चू फैंग का करीबी दोस्त था, फिर भी उसने अपनी बेटियों को चू फैंग से दूर रहने के लिए भी कहा था। अभी वह वास्तव में खुद को 2 बार जोरदार थप्पड़ मार सकता था, क्योंकि भगवान धिक्कार है, उसकी आंखें नहीं थीं। क्यूई फेग्यांग, आज मुझे चू फैंग को मारना ही होगा। यह मत सोचो कि मैं तुम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करूंगा, क्योंकि तुम क्यूई कबीले के प्रमुख हो। ये देखकर कि क्यूई फेग्यांग चू फैंग की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित था, लिनरेन ने और बकवास नहीं की। फिर से उसने अपनी असीम आभा उत्सर्जित की और काली गैस एक बार फिर हवा में उठ गई। ओह ओह ओह, तुम्हें लगता है कि अब तुम इतने अच्छे हो? उस गोली को लेने के बाद तुम्हें लगता है कि तुम ये कर सकते हो? आओ आओ आओ, तुम आकर कोशिश कर सकते हो। मैं देखना चाहता हूं कि निषिद्ध दवा लेने के बाद तुम कितने सक्षम हो। क्यूई फेग्यांग ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे गुस्सा दिलाना मजेदार हो। अपनी आस्तीन खींचकर और अपनी बांह दिखाने के बाद वह जल्दी से लिनरेन की ओर भागा। क्यूई फेग्यांग, तुमने मुझे मजबूर किया। अचानक लिनरेन गुस्से से दहाड़ते हुए काली रोशनी में बदल गया और छलांग लगा दी। तुरंत वह क्यूई फेग्यांग के सामने पहुंचा और काली गैस से ढकी हुई और विनाशकारी शक्ति वाली मुट्ठी क्यूई फेग्यांग की आंखों के सामने आकार में बढ़ती जा रही थी। लानत है तुझ पर, नीचे उतर जा। हालांकि क्यूई फेग्यांग ने इसे टाला या टाला नहीं, बल्कि उसने एक हाथ बाहर निकाला और उसे पंजे की शक्ल दी। उसने लिनरान की मुट्ठी पकड़ी जो उसकी ओर फेंकी थी, और अपने हाथ की लहर से उसने लिनरान को घुमाया जो हवा में थी। हुश हुश हुश, लिनरान एक गोलाकार रेत की थैली की तरह था, और क्यूई फेग्यांग द्वारा हवा में 10 चक्कर लगाने के बाद उसे हवा से नीचे खींच लिया गया और एक धमाके के साथ वह जमीन पर गिर गया। मजबूत शक्ति ने चट्टानों को सभी दिशाओं में उड़ा दिया और उससे एक बड़ा छेद बन गया। लेकिन यह अंत नहीं था। क्यूई फेग्यांग ने अपना दाहिना पैर उठाया और उसने लिनरेन को, जो गड्ढे में था, बेतरतीब जगहों पर लात मारी। लात मारते हुए उसने गाली भी दी, हे भगवान, तुमने टूटी हुई गोली खाने के बाद मेरे साथ इतना घमंड करने की हिम्मत की। तुम अपने आप में इतना डूब जाना चाहते हो, मैं तुम्हें अपने आप में इतना डूब जाने दूंगा। अध्याय 260, अजीब बूढ़ा आदमी। बैंग बैंग बैंग, क्यूई फेग्यांग ने अपनी आस्तीन पीछे खींचकर और अपनी बांह दिखाते हुए लिनरेन को जोरदार लात मारी और कुछ गालियां भी दी। जब लोगों ने वह दृश्य देखा तो उनकी आत्माएं स्तब्ध रह गईं। वे मुंह बनाने लगे, वे अचंभित हो गए, वे देखना बंद करना चाहते थे, फिर भी वे ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने अपने दिल में सोचा, वे दोनों ही गहन क्षेत्र के 9वें स्तर पर थे, लेकिन यह अंतर थोड़ा बहुत बड़ा था, है न? वास्तव में ऐसा ही था।
यहाँ तक कि चू फैंग ने भी चौंक कर अपना मुंह चौड़ा कर लिया, क्योंकि वह बता सकता था कि यह केवल साधना क्षेत्रों के संदर्भ में दूरी नहीं थी, ये केवल युद्ध शक्ति के संदर्भ में दूरी थी। इसी तरह वह मूल क्षेत्र के 7वें स्तर की साधना का उपयोग करके गोंग लुयुन को हरा सकता था, जो गहन क्षेत्र के 4थे स्तर पर था। हालांकि उस समय क्यू फेग्यान के पास चू फैंग जैसी विकृत युद्ध शक्ति नहीं थी, फिर भी वह स्पष्ट रूप से लिन रैन के समान स्तर पर नहीं था, वह उससे बहुत ऊपर था। लिन रैन को हराना एक बच्चे को पीटने जैसा था। लिन रैन के पास वापस लड़ने के लिए कोई जगह नहीं थी और न ही उसके पास वापस लड़ने का मौका था, क्योंकि क्यू फेग्यान की युद्ध शक्ति पूरी तरह से उससे ऊपर थी और उसने उसे पूरी तरह से कुचल दिया। हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए? क्यू फेग्यान हमेशा की तरह असामान्य है और यहाँ तक कि निषिद्ध दवा खाने वाले भगवान लिन रैन भी उसे हरा नहीं सकते। हम और क्या कर सकते हैं? जल्दी से पीछे हटो, ये बूढ़ा आदमी लंबे समय से गायब है और इस अवधि के दौरान क्यूई कबीले को मेरे लिन कबीले द्वारा काफी बुरी तरह से दबा दिया गया है। अभी चूंकि वह अचानक प्रकट हुआ है, वह निश्चित रूप से हमें माफ नहीं करेगा। ये देखकर कि उनके अपने परिवार के स्वामी लिन रैन को इस तरह से बुरी तरह पीटा जा रहा है, लिन कबीले की किलिन सेना ने भौहें सिकोड़ ली और वे कांपते रहे। वे चुपके से पीछे मुड़े और वे चुपके से निकल जाना चाहते थे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या वाली इतनी बड़ी सेना के लिए ये कैसे संभव था कि जब वे जाना चाहते थे तो उनका ध्यान न जाए। इसलिए जब पहला व्यक्ति पीछे मुड़ा और पीछे हट गया तो क्यू फेग्यान ने तुरंत जोर से चिल्लाया, हे भगवान, तुम सब यहीं खड़े रहो। जो लोग इस मैदान से जाने की हिम्मत करेंगे, मैं उनकी 3 टांगें तोड़ दूंगा। TN 3 पैर, एक दाईं ओर, एक बाईं ओर और एक बीच में विंकिंग फेस। हुआ टिल्ड टिल्ड टिल्ड। चिल्लाने के बाद किलिन सेना में हर कोई डर से हिलने की हिम्मत नहीं कर पाया। उनमें से हर एक जहां था वहीं खड़ा रहा, जबकि उनके शरीर कांप रहे थे और उनके पैर कांप रहे थे। वे क्यूई फेग्यान से बहुत डरते थे। क्यूई कबीले और लिन कबीले के बीच दोस्ताना संबंध नहीं थे और जब क्यूई फेग्यान राजकुमार के महल में था तो उसने लिन कबीले को दबा दिया। उस समय क्यूई फेग्यान एक ऐसा नाम था जिसे सुनते ही लिन कबीले के लोग डर जाते थे। यहाँ तक कि लिन कबीले के मुखिया को भी उसके कारण सिरदर्द होने लगा था। बाद में क्यूई फेग्यान अचानक गायब हो गया। क्यूई कबीला बिना सिर वाले ड्रैगन के समूह की तरह था, इसलिए लिन कबीले ने अपना जवाबी हमला शुरू कर दिया। उस समय के दौरान क्यूई कबीले को वास्तव में लिन कबीले द्वारा काफी बुरी तरह से दबा दिया गया था। हालांकि नरक का राजा वापस आ गया और वे पूरी तरह से कल्पना कर सकते थे कि उनके लिन कबीले को किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। अरे, तुम सच में सोचते हो कि तुम अब इतने अच्छे हो? जिस समय मैं यहाँ नहीं था तुम सभी बहुत घमंडी थे, है न? तुमने न केवल हवेली में मेरे क्यूई कबीले को धमकाया, बल्कि तुमने हवेली के बाहर मेरे करीबी दोस्त के स्कूल को भी धमकाया। हे भगवान, तुम्हें ये घबराहट किसने दी? घुटने टेको। हुआ टिल्ड। क्यूई फेग्यान ने जोरदार चिल्लाया और बिना किसी हिचकिचाहट के लिन कबीले की सेना ने एक साथ घुटने टेक दिए। उनका पूर्व अहंकार और अधिक गरिमा, इतना कुछ करने के बाद क्यूई फेग्यान के सामने केवल पाद थी। उन्होंने बहुत ही निर्णायक रूप से उन्हें दूर फेंक दिया। क्यूई फेग्यान ने उस दृश्य को सामान्य रूप से लिया, लेकिन अखाड़े में बाहरी लोग उम्मीद से कहीं ज्यादा खुश थे और वे अंतहीन रूप से हैरान थे। न केवल किलिन राजकुमार के महल से सेना क्यूई फेग्यान के सामने घुटने टेक रही थी, बल्कि सेना भी उनके सामने घुटने टेक रही थी। अगर कोई कहे कि किलिन राजकुमार के महल के लोग उनके सामने घुटने टेकते हैं तो उन्हें कितना सम्मान मिलेगा। भले ही वे भविष्य में कोई बड़ा किरदार न बन पाएं, कम से कम वे अपने पोतों और बाद की पीढ़ियों के सामने अपनी बड़ाई तो कर ही पाएंगे, है न? तुम क्या सोच रहे हो? अपने आप को 100 बार थप्पड़ मारो। क्यूई फेग्यान ने लिन रैन के सिर पर कदम रखा, फिर उसने लिन कबीले की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, चीफ क्यू, हमने केवल अपने वरिष्ठ के आदेशों का पालन किया। हम वास्तव में मजबूर थे। इस बार किसी ने हिचकिचाहट दिखाए और पूरी तरह से शिकायत के साथ उस व्यक्ति ने चिल्लाकर क्यू फेग्यान से शिकायत की। उसी समय किलिन राजकुमार के महल से आए हजारों लोगों ने भी शिकायतों के भाव से सिर हिलाया। उन्हें वाकई उम्मीद थी कि फेग्यान उन्हें एक बार बख्श देगा। तुम्हारी मजबूरी बेकार है। हालांकि क्यू फेग्यान ने यह बात नहीं मानी। उसने पहले जोर से गाली दी, फिर अपना जूता उतारा और हाथ हिलाया। उसने जूता भीख मांगने वाले के चेहरे पर फेंक दिया। चाहे आप इसे कैसे भी कहें, दूसरे लोगों के जूते फिर भी जूते ही थे। हालांकि क्यूई फेग्यान का जूता एक भयंकर हथियार था। उस जूते के गिरने के बाद
भीख मांगने वाला व्यक्ति दर्द से चिल्ला उठा। उसकी नाक टेढ़ी हो गई थी और उसका चेहरा कुचला हुआ था, और न केवल वह बेहोश हो गया बल्कि उसका चेहरा लकवाग्रस्त भी हो गया। जूते से अपना चेहरा कुचलने वाले व्यक्ति को देखने के बाद 10,000 की लिन कबीले की सेना सभी 0.001 सेकंड के लिए झिझकी, फिर अपनी हथेलियां उठाईं, अपनी भुजाएं लहराईं और अपने ही चेहरों पर जोरदार थप्पड़ मारे। खुद को थप्पड़ मारने के लिए उन्होंने कितनी ताकत लगाई, इस बात को एक तरफ रख दिया, लेकिन 100 बार खुद को थप्पड़ मारे बिना भी किसी ने रुकने की हिम्मत नहीं की। लोग उस दृश्य को देखकर पूरी तरह से अचंभित रह गए। उनके मुंह और आंखें टेढ़ी हो गई थीं और वे इतने सदमे में थे कि वे खुद की देखभाल नहीं कर पा रहे थे। किलिन सेना जो पहले इतनी आक्रामक थी और हत्या करने के इरादे से उबल रही थी, उसे किसी ने उस स्थिति में पहुंचा दिया। उन्होंने वाकई कुछ नया देखा। चू फैंग की आध्यात्मिक दुनिया में एग्गी के प्यारे छोटे चेहरे पर भी आश्चर्य भरा हुआ था। जब वह स्तब्ध थी तो उसका छोटा सा मुंह थोड़ा खुला रह गया और वह आश्चर्य में चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सकी। ये बूढ़ा आदमी बहुत अजीब है। मुझे याद है कि 100 मोड़ों की घाटी में वह कितना नेक लग रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुश्मन का सामना करते समय वह परवाह नहीं करेगा कि वह कौन से तरीके अपनाता है और वह इतना नीच और बेशर्म होगा। आह, सौभाग्य से वह दुश्मन नहीं है, क्योंकि वह लिन रैन से भी अधिक भयानक है। चू फैंग के मुंह के कोने पर हल्की सी मुस्कान लटकी हुई थी। वह बहुत खुश था कि उसे क्यूई फेग्यान जैसे नेक इंसान से मुलाकात हुई। उसने न केवल खुद को बचाया बल्कि अपने करीबी लोगों को भी बचाया। साथ ही वह इस बात से और भी अधिक खुश था कि क्यूई फेग्यान उसका दुश्मन नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि यदि बूढ़ा आदमी अभी उसका दुश्मन होता तो निश्चित रूप से वह बूढ़े आदमी द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता। अंत में 100 थप्पड़ों के बाद किलिन राजकुमार के महल से आए हजारों लिन कबीले के सदस्यों के चेहरे सूज गए और उनके चेहरे लाल हो गए। हथेलियों पर गहरे निशान रह गए थे और ये देखा जा सकता था कि वे अपने आप में काफी उग्र थे। बेशक वे उग्र न होने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। क्यूई फेग्यान के सामने वे कोई चाल चलने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? अगर उन्हें खोज लिया गया तो क्यूई फेग्यान निश्चित रूप से उनके साथ तब तक खेल सकता था जब तक वे मर नहीं जाते। भाई चू फैंग, कुत्तों का ये समूह यहाँ मुसीबत खड़ी करने आया था और उन्होंने तुम्हारी जिंदगी और मौत की अच्छी लड़ाई को बर्बाद कर दिया। बोलो, उन्हें कैसे सजा दी जानी चाहिए? मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। क्यू फेग्यान चू फैंग के सामने आया और वीरतापूर्वक चू फैंग के कंधे को थपथपाया। जिस तरह से उसने अभिनय किया, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी जूनियर का सामना नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भाई का सामना कर रहा था। चू फैंग हमेशा क्यू फेग्यान के प्रति आभारी था। 100 मोड़ों की घाटी में उसकी जान उसी ने बचाई थी और चू फैंग ने उस पर तब बहुत बड़ा एहसान किया था। इससे पहले कि वह उसका बदला चुका पाता, एक बार फिर उसने उसकी जान बचा ली। इसके अलावा उसने न केवल चू फैंग की जान बचाई बल्कि उसने अखाड़े में मौजूद करीब 10 लाख लोगों की जान भी बचाई। चू फैंग पहले से ही बहुत आभारी था, इसलिए उसने अपने हाथ जोड़े और कहा, वरिष्ठ क्यू, मैं आपकी उदारता और दयालुता को नहीं भूलूंगा और निस्संदेह भविष्य में इसका बदला चुकाऊंगा। टस्क, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हालांकि यह प्रत्याशित था कि क्यू फेग्यान चू फैंग के शब्दों को सुनना नहीं चाहता था। उसने अपने होठों को सिकोड़ा, अपनी आंखें चौड़ी की और चू फैंग से कहा, तुम किसे वरिष्ठ कह रहे हो? मुझे भाई कहो।